हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया। हम लोग इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, एपीएफसी की जो एग्जामिनेशन होने वाली है 2025 में, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस प्रिपरेशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और एपीएफसी की, उसकी एनालिसिस करना। एज दिस टाइम यूपीएससी ने ये कहा है कि हम एक ही पेपर लेंगे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और एपीएफसी की। तो इसलिए आप प्रिपरेशन एपीएफसी के कर रहे हो या इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर का कर रहे हो या दोनों का कर रहे हो, क्वेश्चन की एनालिसिस आपको दोनों की करनी ज़रूरत है। और पिछली बार भी हम लोगों ने इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी आई थी एपीएफसी की 2023 में, उसके लिए प्रिपरेशन की थी। और जब उस समय प्रिपरेशन की थी तो उस समय हम लोगों ने एपीएफसी की एग्जामिनेशन के जितने भी पेपर थे उससे पहले के वो सॉल्व किए थे और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के भी सॉल्व किए थे। और इस साल के एग्जामिनेशन में आपको जो 2023 की पेपर हुई थी वो ऐड हो जाएगी, है ना। तो पिछले साल हम 2002 के एपीएफसी के पेपर की एनालिसिस किए थे, 2004 की किए थे, 2012, 2015 की एनालिसिस किए थे। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के 2016 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 2021 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 2023 की लास्ट जो 2 वीडियो थी उसमें 2023 की हम लोगों ने इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की जो पेपर हुई थी उसकी एनालिसिस किए हैं 2 वीडियो में, 1 to 60 एक वीडियो में और 61 to 120 एक वीडियो में। ठीक है, तो वो आप देख करके ये सारी वीडियो देख लें पहले। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो एपीएफसी एग्जामिनेशन जो 2023 में हुई थी उसकी पार्ट 1 करेंगे एंड इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगा। और बाय डूइंग दिस हम लोग ये जो है सो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एपीएफसी की जितने भी पेपर आज तक हुए हैं 2002 से, वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या प्लानिंग है? उसके बाद हम लोग 3 सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की एग्जामिनेशन जो यूपीएससी लेती है वहाँ पे लेबर लॉ के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। सो हम प्लानिंग की इसकी जो 3 पेपर है 2015, 17 और 2023 में जो हुई थी उसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और जब ये सारी पेपर प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस खत्म हो जाएगी देन विल स्टार्ट द लेबर लॉज की हम लोग फ्री एक कोर्स स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे जितने भी 18, 19, 20 लेबर लॉज हैं उसको हम लोग एक्ट पढ़ेंगे एंड देन उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसकी मैं शेड्यूल आपको 1-2 दिन में शेड्यूल आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एपीएफसी जो 2023 की हुई थी उसकी पार्ट 1। पहले टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, चाहे इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर हो और एपीएफसी हो। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हमने सब बात किए थे, है ना। ठीक है, अभी जो 5 क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं उसमें क्या है कि PQRS है। पिछले इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाले में मैंने आपको समझाया था। थोड़ा सा डिफरेंट इसमें ये है कि एक सेंटेंस है उसको 4 भागों में कट कर दिया गया है और उसको बोला है कि आप उसको सही से मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएं उसको ऐड करके। ठीक है, तो इंग्लिश स्पीकिंग या आपको इंग्लिश अगर पढ़ने आती है सही से तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। इसमें ग्रामर की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है कि बिफोर द जज गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट वॉज इनकम्प्रीहेंसिबल हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी। तो ये उल्टा फुल्टा कर दिया है ना, इसको आपको सही करना है। ठीक है, अब सही करना है, इसको सही कैसे करेंगे, कौन से सेंटेंस को पकड़े? तो 1 ऑप्शन इज दैट कि आपको ऑप्शन देख सकते हो कि किस सेंटेंस से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, बट समटाइम इन ऑप्शन P से भी स्टार्ट वाला मिल जाएगा, Q से भी, R से भी, S से भी, तो उस केस में आपको ये गेस नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या है कि एटलीस्ट इतना कंफर्म है कि या तो सेंटेंस S से स्टार्ट होगा, Q से, तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये जो जैसे मैं समझा रहा हूँ इंग्लिश में पिछले बार भी बहुत टाइम लिया था, वो आसान होगा बिकॉज उनको आता है ना। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए थोड़ा टफ है, इसलिए मैं थोड़ा इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। नाउ इसमें कह रहा है कि गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट, इसका क्या मतलब होगा कि ऐसा ये देखते हुए कि वह स्पष्ट रूप से निर्दोष था, मतलब निर्दोष था, है ना, फिर भी वो क्या किया, है ना। गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट, दिस इज द रीजन बन जाती है ये। ठीक है, हिज डिसीजन टू प्लेड गिल्टी, हिज डिसीजन टू प्लेड गिल्टी, फिर भी वो क्या करता है जज के सामने। प्लेड गिल्टी किसके सामने? बिफोर द जज। तो एस के बाद देखो बिफोर जज, तो एस के बाद तो पी होगा ही होगा, तो जहां भी पी के बाद एस है वो तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। सो हर जगह एस के बाद एस के इमीडिएटली आपको पी होगा। हिज डिसीजन टू प्लेड गिल्टी, प्लेड गिल्टी के बाद क्या होगा? वाज इनकॉम्प्रिहेंसिबल बिफोर द जज, किसके सामने, है ना, वो अपने आप को दोषी होने की दलील दे रहा है, किसके सामने? बिफोर द जज। ही डिसीजन टू प्लेड गिल्टी बिफोर द जज, तो एस के बाद पी होगा और एस के बाद पी
एक ही में है, तो आंसर तो ये हो जाएगा, है ना। सो ये चीज़ें समझना है। अगर आपको एक भी समझ में आ गया कोनोलॉजी तो आपको क्वेश्चन बन जाएगी, है ना। गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट, हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी बिफोर द जज वॉज इनकम्प्रिहेंसिबल। मतलब यह देखते हुए कि वह स्पष्ट रूप वह निर्दोष था, फिर भी वह जज के सामने अपने आप को दोषी बताने लगा, और वो जो उसका निर्णय था दोषी बताने का, दैट इज इनकम्प्रिहेंसिबल, मतलब समझ से परे था। समझ में आ गया? सो आंसर इज सी, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हेन योर स्टेटेड प्रिंसिपल, देखिए फिर से वही है, 2-3 लाइनें हैं, अब देखते हैं हम लोग। व्हेन योर स्टेटेड प्रिंसिपल इट इज डिफिकल्ट आर एट ओड्स, जब भी इट इज डिफिकल्ट आएगा, है ना, तो ये आपको जब भी यहां पे स्टार्ट हुआ है इट इज से, आर से तो वर्ड स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है, व्हेन से स्टार्ट होगा नहीं, है ना, टू से स्टार्ट होगा नहीं, टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच इट इज, तो इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, ये लाइन समझ में आ रहा है ना, इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो क्यू के बाद एस होगा, क्यू के बाद एस होगा, इमीडिएट में क्यू के बाद एस होगा। नाउ यहां पे है क्यू के बाद एस नहीं है, यहां पे है क्यू के बाद एस नहीं है, यहां पे है क्यू के बाद एस है क्यू के बाद, बट बीच में पी आर भी आ रहा है, ये भी नहीं होगा। सो आंसर, अगर एक वर्ड एक सेंटेंस का कुछ भी अगर आपने ये कर लिया तो आपके क्वेश्चन ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ में हो जाएगा। मतलब इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच व्हेन योर स्टेटेड प्रिंसिपल व्हाट यू प्रेच आर एट ऑड्स, तो होगा नहीं ना। इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रेच व्हेन योर स्टेटेड प्रिंसिपल आर एट ऑड्स विथ योर ग्राउंड रियलिटी, मतलब आप जो पढ़ा रहे हो ना वो ग्राउंड रियलिटी से मेल नहीं खाता है। आर एट ऑड्स विथ योर ग्राउंड रियलिटीज, है ना। इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, आप जो बता रहे हो, जो आप पढ़ा रहे हो, है ना, तो उसको अमल करना, प्रैक्टिस करना बहुत कठिन हो जाता है अगर वो जो प्रिंसिपल आप बता रहे हो वो ग्राउंड रियलिटी से डिफरेंट होगा। यही पूरी लाइन है, ठीक है ना, ठीक है। अगला है पीपल इन डायर नीड, इट इज ट्रूथ यूनिवर्सली, है ना। तो यहां इट इज से है, अगेन यू कैन स्टार्ट विद द इट इज से स्टार्ट करके देखो कि क्या ही वो हो रहा है। यहाँ से तो स्टार्ट होगा नहीं आर से, फॉर असिस्टेंट, देखो इसमें पी क्यू ये आर सब से है, एस दिया ही नहीं है तो ये भी नहीं, एस से भी नहीं होगा, आर से होना नहीं है ना। पीपल इन डायर नीड अगर कर दीजिए तो नीड फॉर असिस्टेंट, है ना, नीड फॉर असिस्टेंस हो जाएगा, है ना। नीड रीच आउट टू देयर, तो अब हमको ना इट इज से स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट, मतलब ये सर्वमान्य सत्य है, ट्रूथ यूनिवर्सली, है ना। क्या सत्य है भैया, क्या सत्य है कि अगर पीपल इन डायर नीड, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद जो होगा, जो लोग जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, अत्यंत ज़रूरतमंद लोग, पीपल इन डायर नीड रीच आउट टू देयर, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पास पहुंचेंगे, किस चीज़ के लिए, असिस्टेंस के लिए, फॉर असिस्टेंस, तो एस के बाद आर होगा। समझ में आया? कह रहा है कि यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अब कोई बहुत ज़्यादा जिसको किसी को ज़रूरत होता है तो सबसे पहले वो फ्रेंड्स और फैमिली के पास अब असिस्टेंस के लिए पहुंचता है, यही तो है। सो द आंसर इज ए। अगला है, इसमें क्या है, हिज वेंगफुल बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एंड डायबॉलिकल नेचर वेरी क्लियरली रिवील्ड। अब आप सोचिए इसमें कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए इसमें, ठीक है। ऑप्शन देखिए, क्यू और पी, क्यू या पी से स्टार्ट है। नाउ आप मुझे बताइए क्यू और पी से आपको क्या लग रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट अगर करेंगे, है ना, बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एंड डायबॉलिकल नेचर वेरी क्लियरली, देखिए ये समझिए, रिवील्ड बाय द एक्सप्रेशन, एस के बाद क्यू होना चाहिए, यहाँ पे एस के बाद क्यू होना चाहिए, रिवील्ड बाय द एक्सप्रेशन, समझ में आया। हिज वेंगफुल एंड डायबॉलिकल नेचर वेर क्लियरली रिवील्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस।
उसके चेहरों के भाव से उसका शैतानी स्वभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा था। His vengeful and diabolical nature were clearly revealed by the expression on his face। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। सो द आंसर इज PRSQ। समझ में आया? अगला है, देखिए इसमें क्या करोगे आप इस क्वेश्चन में, है ना। बिटर फाइट्स बिटवीन द टू रिवल टीम्स ऑन मोर देन वन ओकेजन आई हैव विटनेस्ड, है ना। सी, अब इसमें कौन सा आगे होगा, ठीक है ना। ये तो आपको पता होगा, कि सर P के बाद तो Q होगा ही होगा। क्यों सर, क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? बीटर फाइट होगा किसके बीच में? दो राइवल टीम के बीच में, तो ये दोनों तो साथ में ही होगा। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही है ना, कि ये दोनों तो साथ में होगा। क्यों साथ में होगा? क्योंकि जो फाइट हो रही है वो दो टीम के बीच में हो रही है, ठीक है। तो P के बाद Q होगा। अब P के बाद Q किस किस में है, सो देखिए। P के बाद Q न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है। सो दिस इज द आंसर। मेरी बात समझिए आप, अगर हमारा P के बाद किसी और ऑप्शन में होता देन आई कैन थिंक। हमें क्या बोल रहा है? बिटवीन द टू राइवल टीम, बीटर फाइट्स बिटवीन द टू राइवल टीम्स। फाइट्स किसके बीच में होगा? दो अपोजिट टीम के, प्रतिद्वंदी टीम के बीच में होगा। अब क्या कहेंगे? अब सर ठीक है, समझ में आ गया। PQ तो आपने बताया कि लास्ट में होगा, बट एक या एक से अधिक समय पे, ओकेजन पे, अवसर पे, है ना। ऑन मोर देन वन ओकेजन आई हैव विटनेस्ड बिटर फाइट बिटवीन द टू राइवल टीम्स। एक से अधिक अवसरों पर मैंने दो प्रतिद्वंदी टीमों को बीच तीखे झगड़े देखे हैं। सो RSPQ। समझ में आ गया? दूसरा कोई भी बनाएंगे, हमारा सेंटेंस जो है सो मीनिंगफुल नहीं होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी जब हम इंग्लिश की क्लास से लेंगे तो विल सी इन डिटेल। 5 और है जिसमें अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है ना। और पूछा जा रहा है कि उसके क्लोजेस्ट मीनिंग का, जो अंडरलाइन वर्ड है उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से क्लोजेस्ट मीनिंग का कौन सा होगा, ठीक है। मतलब एक सेंटेंस दिया है, उसमें कोई अंडरलाइन मीनिंग। अब अगर वो सेंटेंस की मीनिंग आप समझ गए तो आप उसको बता दोगे कि इसके लगभग इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है ना। सिनोनिम टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो लाइन क्या है? द एसे वाज बैडली रिसर्च्ड एंड कंटेन्स सेवरल प्लेटिट्यूड्स एंड जनरलाइजेशन। अगर इस लाइन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि बुराई कर रहा है किसी भी चीज़ की। बोल रहा है कि जो एसे है लिखा है ना, जो एसे है ना, वो बहुत बुरी तरह से रिसर्च किया गया हुआ है। बैडली रिसर्च मतलब बढ़िया से काम नहीं किया गया हुआ है, और उसमें बहुत सेवरल प्लेटिट्यूड्स एंड जनरलाइजेशन, बहुत सारे जनरल टर्म्स है उसमें। अब इसका मतलब भी कुछ निगेटिव टाइप का ही होगा, है ना, कुछ गड़बड़ी टाइप का होगा। प्लेटिट्यूड्स एंड जनरलाइजेशन, ठीक है। नाउ चलिए इसको हम देखते हैं। तो बहुत सारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट उसमें थे, इम्प्रिसाइज कमेंट्स थे, ऑफन यूज्ड एंड अनओरिजिनल आइडियाज थे, वेग सब्जेक्टिव स्टेटमेंट थे, ठीक है। तो प्लेटिट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउ इनकरेक्ट स्टेटमेंट का मतलब होता है कि द स्टेटमेंट विच आर फैक्चुअली रॉन्ग, और इम्प्रिसाइज कमेंट्स का मतलब होता है वेग या नॉट क्लियरली डिफाइंड, पूरी ठीक से डिफाइन नहीं किया गया हुआ है, ठीक है। ऑफन यूज्ड एन अनओरिजिनल आइडिया, मतलब क्या है कि ओरिजिनलिटी नहीं है। अनओरिजिनल का होता है ओरिजिनलिटी नहीं है। तो ऐसे में जनरल है, मतलब सब जगह जैसा होता है वैसा ही है। दैट मीन्स जैसे प्लैगरिज्म जो चेक करते हैं, है ना, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सो प्लैटिट्यूड का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये होगा कि जिसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, जनरलाइज है, जनरल स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस शुड बी द आंसर। और वेग सब्जेक्टिव स्टेटमेंट तो आपको पता ही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। उसमें गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है ऐसे में, वो या कोई क्लियर डिफाइन नहीं किया किसी चीज़ को, वो उससे ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन ये है कि कोई उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। तो बता ही दिया है कि अच्छी तरह से रिसर्च नहीं की गई हुई है, जनरल चीज़ों को लिखी गई हुई है, ओरिजिनलिटी नहीं है। रिसर्च अच्छे से नहीं किया गया मतलब तक ओरिजिनल नहीं है ना। तो ये आपको ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला है द जजमेंट ऑफ ब्यूटी इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर डिसइंटरेस्टेड प्लेजर इन द नेचुरल वर्ल्ड। अब बताइए इसमें क्या होगा? द जजमेंट ऑफ ब्यूटी इज बेस्ड ऑन, है ना,
आप क्या सुंदर है क्या नहीं है ना, उसका सुंदरता का जजमेंट वो आपके सोच पे निर्भर करता है कि आपको कितना। जैसे मान लीजिए किसी को फ्लावर्स जाते हैं, किसी को नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। तो वही कहा गया है कि द जजमेंट ऑफ ब्यूटी इज बेस्ड ऑन ह्यूमन कैपेसिटी फॉर डिसइंटरेस्टेड प्लेजर इन द नेचुरल वर्ल्ड। अब डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होगा, ये अगर लाइन आप समझ रहे हो तो क्या है, देखिए, इंडिफरेंस, फ्री ऑफ ऑल सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है, नॉट केयरिंग फॉर समथिंग, एक्सट्रीमली फोकस्ड। नाउ देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे, ये समझिए, इसमें अगर आप देखेंगे कैंटियन जो फिलॉसफी है, ये कैंटियन फिलॉसफी का कहना है ना, कि जजिंग ब्यूटी शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम डिजायर। आप ब्यूटी तभी कर पाओगे जब आपके पास कोई डिजायर नहीं होगा, तभी आप सुंदरता को सही से देख पाओगे। सो यू शुड बी डिटैच फ्रॉम डिजायर। इसका क्या यूजफुलनेस है, जैसे मान लीजिए कि आप कहोगे अरे ये बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है, सो यू आर जजिंग कि उसका यूज नहीं है उस पर। तो कैंटियन फिलॉसफी कहता है, कैंट है फिलॉसफर है, उनका कहना है कि भैया अगर आप ब्यूटी की जजमेंट करनी है तो आपको डिजायर से डिटैच होनी पड़ेगी कि व्हाट इज द यूजफुलनेस, ओनरशिप। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास कोई गाड़ी है, ठीक है, तो आप गाड़ी अच्छा बोल सकते हो, ये नहीं कि उसके पास है इसलिए अच्छा नहीं है, दैट शुड नॉट बी द, है ना। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान है कि फ्री ऑफ ऑल सेल्फ इंटरेस्ट। क्लियर, आपको समझ में आ गया, यही आपका इसमें आंसर होगा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन में मैंने बहुत सारी चीजें लिख दी है। द 100-year-old कॉलेज बिल्डिंग वॉज नाउ इन अ डेरेलिक्ट स्टेट। डेरेलिक्ट स्टेट मतलब क्या हो जाएगा आपको, डेरेलिक्ट स्टेट मतलब होता है टूटा उटा हुआ, उस तरह से होता है। द 100-year-old बिल्डिंग वॉज नाउ इन अ डेरेलिक्ट स्टेट। आप रेलवे में जाते, रेलवे के या कहीं पे भी देखते होंगे जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है, वहाँ पे लिखा रहता है परित्यक्त। तो डेरेलिक्ट स्टेट का मतलब होता है परित्यक्त, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, अब वो डेरेलिक्ट हो गया है। दैट डजंट मीन कि वो प्रिजर्व, डेरेलिक्ट मतलब नाउ इन प्रिजर्व टू हिस्टोरिकल वैल्यू। सारे डेरेलिक्ट जो होते हैं परित्यक्त वो प्रिजर्व नहीं किए जाते, दिस शुड नॉट बी। डेरेलिक्ट का मतलब ये होता है कि वो टूट फूट गया हुआ है ना। अनसेफ फॉर ऑक्यूपेशन, नेग्लेक्टेड एंड ब्रोकन डाउन, रिटेनिंग इट्स ओरिजिनल ब्यूटी, ये तो नहीं होगा। नाउ देयर आर टू थिंग्स, वो अनसेफ फॉर ऑक्यूपेशन भी होता है और नेग्लेक्टेड एंड ब्रोकन डाउन भी होता है, ठीक है। अब कॉलेज बिल्डिंग ऑक्यूपेशन की बात अगर हम लोग करें तो ये दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। नाउ इसमें हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है ना, ठीक है। बट ये आप समझिए, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं की जाती है, ये खराब स्थिति में हो गई है कॉलेज बिल्डिंग, है ना, उसमें रहने की बात नहीं हो रही है अभी यहाँ पे। तो अगर बेस्ट सुटेबल आंसर देखेंगे, सो दैट इज द नेग्लेक्टेड एंड ब्रोकन डाउन, है ना, डेरेलिक्ट का मतलब। अब क्या है, माई सेरेंडिपिटस इनकाउंटर विद द मैन ऑन द बस वाज टू हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। मतलब आपकी किसी से अचानक से जो मुलाकात हुई है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब कुछ अचानक से ही होगा, ठीक है ना, अचानक से। नाउ फॉर्चुनेट, भाग्यशाली थे आप, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इनकाउंटर, सडन एंड एब्रप्ट और अचानक इवेंट। तो दोनों आप समझिए, है ना, सडन एंड एब्रप्ट, ठीक है। तो ये दोनों तो होना नहीं है। सेरेंडिपिटस इनकाउंटर मतलब अचानक आपको किसी से हुआ है, ठीक है ना, मतलब कोई प्लानिंग नहीं था। सो दैट शुड बी अ चांस इवेंट। अनप्लैंड बट इंपैक्टफुल। एब्रप्ट मतलब ये हो जाता है ना, सडन का मतलब हो जाएगा अचानक से, है ना, और सडन अचानक से आपकी मुलाकात हुई, मतलब आप रास्ते में कहीं जा रहे से बाई चांस आपको किसी ऐसे पर्सन से मिला जिसके इम्पैक्ट आप पे पड़ा, है ना। तो ये आपको बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा। फॉर्चुनेट भी आप कह सकते हो, फॉर्चुनेट भी, बट हमें बेस्ट सुटेबल ऑप्शन चूज करना है
है ना, एक्सीडेंटली अचानक से मिले हो, है ना, तो वो आपको डी ऑप्शन शुड बी द बेस्ट ऑप्शन। अगला है नॉट विथ स्टैंडिंग आवर विक्ट्री टूडे वी मस्ट बी केयरफुल टू अवॉइड अ फीलिंग ऑफ कॉम्प्लेसेंसी। ठीक है, अब कंप्लेसेंसी का मतलब क्या हो गया? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन ये होती है, ठीक है ना, और ये चीजें आपको यहां पे जैसे मान लीजिए कि स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड है, आपको क्या लिखा हुआ है? स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड, और डिफेंसिव एटीट्यूड, और प्राइड, और फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी। नाउ स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड का मतलब क्या हो गया? विक्ट्री के बाद आपको जो है, आप विक्ट्री के बाद ऐसा नहीं हो कि आपको आगे जो कुछ डेंजर आने वाले हो, पोटेंशियल डेंजर्स हो, कोई प्रॉब्लम्स आने होगा, उसके बारे में भी आपको कोई मतलब माइंडसेट ही पूरा विक्ट्री में इतना खो गए कि उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में आप नहीं सोचते हो। दैट इज द कंप्लेसेंसी, दैट इज द स्टेट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन वेयर यू हैव अ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, कि मतलब आप सक्सेस में इतना खो गए हैं कि आप क्या इंप्रूवमेंट करनी है या कॉशन करनी है वो भी आपको ध्यान नहीं रहा। तो दैट इज द स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड शुड बी द आंसर। अगला है कि एक पैसेज है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ जाते हैं सब में, अगर आप इंग्लिश स्पोकिंग सही है तो आप आंसर आराम से कर सकते हो। ठीक है, और उसके बारे में पूछा जा रहा है कि और 4-5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसके आंसर्स आपको देने हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द ईस्टर्न घाट का मीन क्या होता है। इस पैसेज में लिखा हुआ है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द ईस्टर्न घाट। वैसे देखो, आप एग्रो इकोलॉजिकल मतलब इकोलॉजिकली ठीक है ना, ईस्टर्न घाट का रीजन है, तो आप आराम से इसको देख सकते हो। एग्रो इकोलॉजिकल मतलब एग्रीकल्चर विद द आपको इकोलॉजी, है ना, चारों तरफ इन्वायरमेंट वगैरह सबको देख करके सस्टेनेबल टाइप की हो गई, है ना। अब ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। बाकी आपको इससे दूसरा एक क्वेश्चन है कि आपको देयर हैज़ बीन अ रैपिड डिक्लाइन इन माइनर मिलेट कल्टीवेशन, तो इसका रीजन तो आपको भी पता होगा। बाकी बेस्ड ऑन द आपको कि क्यों डिक्लाइन कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि अ टिनी शेयर ऑफ ग्रेन वाज प्रोसेस इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। इस पैसेज में लिखा हुआ है कि ए टिनी शेयर ऑफ ग्रेन वाज प्रोसेस इनटू, मतलब एक छोटा सा ग्रेन का जो शेयर होगा, बहुत मतलब कहने का है कि मिलेट का बहुत कम पार्ट जो है सो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में प्रोसेसिंग में जाता है, फूड प्रोसेसिंग में। मतलब मिलेट में भी सब पढ़े भी हुए हैं, है ना। द इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्मॉल स्केल लोकलाइज मैकेनिकल मिलिंग ऑपरेटेड बाई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाज ए गेम चेंजर। लेकिन अब इसकी मिलेट की चीज़ें हो रही है, ये आपको इसका मीनिंग क्या है, तो उसमें क्या है कि मैकेनिकल मिलिंग हो रही है ना, मिल, है ना। देन फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है सो ये सब चीज़ें कुछ कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बना रही है, सो दैट इज़ वाई दिस इज इंपॉर्टेंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इससे आंसर देने हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन का आंसर विदाउट सीइंग आप भी कर सकते हो, है ना। बट अगर चलो ठीक है, अगर हम देखते हैं कि इसमें सेंटेंस से कैसे किया जा सकता है, जैसे एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द ईस्टर्न एरिया मार्क बाई द एक्सेसिव एग्रीकल्चर एरिया सुटेबल फॉर डेवलपिंग टूरिज्म, ये होगा नहीं। एरिया विद पॉल्यूशन फ्री कैरेक्टरिस्टिक, एरिया मेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग दैट वर्क्स इन टैंडम विथ नेचर। आप स्टेट नहीं भी कर रहे हो ना, समटाइम इट हैपेंस कि आपको बिना पूरी तरह से ये पढ़े हुए, है ना, बिना पूरी तरह से पैराग्राफ पढ़े आप सारा आंसर दे दोगे अगर ऐसी टॉपिक मिल गई तो। ठीक है, तो दिस शुड बी द आंसर हियर। ठीक है, अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, अगर हम लोग इस पैराग्राफ की बात करें, इस पैराग्राफ में द मिलेट प्रोजेक्ट ऑफ MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन एंड 3F टू प्रिजर्व क्रॉप डाइवर्सिटी इन लोकल मिलेट वेराइटीज, द कोली हिल्स ब्लैक ऑफ इतना इतना इतना, ठीक है, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द ईस्टर्न घाट, दिस इज द रिटन हियर। ठीक है ना, तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन का मतलब क्या होगा, सो दैट इज द जहाँ पे एग्रीकल्चर सस्टेनेबल फार्मिंग होता हो, इकोलॉजी को उसको ध्यान में रखते हुए। यह आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था वो ये था कि व्हाट इज द डिक्लाइन क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन कि आपको देयर हैड बीन अ रैपिड डिक्लाइन इन माइनर मिलेट प्रोडक्शन। ठीक है ना, क्योंकि आपको जब लोग जो है जो मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स है ना, देखो लिखा हुआ है
अ शिफ्ट इन लैंड यूज टुवर्ड्स मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप सच एज अ कसावा वगैरह। लोग की जो शिफ्टिंग है वो आपको ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल क्रॉप्स हैं उस पे जा रहा है। दिस इज द रीजन, है ना। क्यों डिक्लाइन हो रहा है? बिकॉज अ शिफ्ट इन लैंड यूज। समझ में आ गया? ठीक है, यहां ध्यान रखना है। तो दिस शुड बी द, तो यहां पे अगर आप इसमें जाइएगा तो ये देयर हैज बीन शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रोइंग मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स। ये वैसे भी आप आंसर लिख सकते थे। इसके बाद है और टीनी सेट शेयर ऑफ ग्रेन वाज प्रोसेस इनटू, बहुत कम जो है जो मिलेट होती है उसको फूड प्रोसेस्ड फूड में जाते हैं। क्यों होते हैं भैया? ये रीजन हम वैसे ही देखते हैं। इनफ वाज नॉट डन फॉर द मार्केटिंग ऑफ मिलेट, मिलेट की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं की जा रही है इस कारण से। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिलेट यूज विथ अदर ग्रेन्स, द डिमांड फॉर मिलेट इज नॉट वेरी इंकरेजिंग, क्योंकि मिलेट की जो डिमांड है वो ज़्यादा सही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? और जो प्रोसेसिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग है ना। हाँ देखो लिखा हुआ है ना, वेरी लिटिल वाज मार्केटेड एंड ए टिनी शेयर ऑफ ग्रेन वाज प्रोसेस्ड टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। क्लियर? हाँ लिखा है ना, एडिशनली वेरी लिटिल वाज मार्केटेड, मार्केटेड बहुत कम होती है ना। इसकी पोटेंशियल बहुत है, इसकी मार्केटिंग नहीं होती है। इसी कारण से, मतलब मार्केटिंग नहीं होगी तो आपको प्रोसेस वैल्यू प्रोडक्ट में कम जाएगी। सो दिस इज द, अच्छा कुछ गलत कर दिए क्या? दिस वो शुड बी द आंसर ना। एनफ वाज नॉट डन फॉर द मार्केटिंग ऑफ मिलेट एज अ डाइवर्स फूड प्रोडक्ट। दिस इज नॉट अ, इसमें जो इसका मतलब है कि हम लोग के जो पैसेज में लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन दैट पैसेज दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, क्लियर? अगला है हमारा द इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्मॉल स्केल लोकल मैकेनाइज्ड मिलिंग ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प वाज ए गेम चेंजर। व्हाट डज इट मीन इन द पैसेज? गेम चेंजर मतलब कि, लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग मशीन्स वगैरह को, द यूज ऑफ इम्प्रोवाइज लोकल मशीन फॉर रिमूविंग हस्क फ्रॉम मिलेट्स हैज बीन अ टर्निंग पॉइंट ऑफ मिलेट फार्मिंग। ठीक है, इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बोला ना, द इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्मॉल स्केल लोकलाइज मैकेनिकल मिलिंग, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है। यहाँ पे क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा मशीन से चीज़ों को हटाया जा रहा है ना। ये एडवांस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिव ये है ये नहीं। सो दिस शुड बी द बेस्ट आंसर। बहुत ही आसान पैराग्राफ दिया था, 5 के 5 सही होने चाहिए। मिलेट की इल्ड इंक्रीज है बिकॉज, है ना, हैड इंक्रीज, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर बीइंग फॉलोड, फार्मर्स आर एक्सपोर्टिंग मिलेट्स, मोर लेबर इज एम्प्लॉयड फॉर फार्मिंग, ईजी बैंक लोन अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेबर जो है सो ज़्यादा हम लोग फार्मिंग में लगा रहे हैं, मिलेट की एक्सपोर्टिंग हो रही है। वो रीज़न है क्या, इल्ड इंक्रीज होने का जो कारण है, उपज बढ़ने के कारण जो है वो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है वो आपको फॉलो की जा रही है, जिस कारण से इल्ड इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये आपको जो है सो इसमें सब ये yield has been risen as a result of improved seed agronomic practices and intercropping। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो बेस्ट पॉसिबल आंसर था वो करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये आपको मिलेट पे, ये आपको पैराग्राफ में पूछा हुआ था। अब क्या है, 5 आइटम्स हैं, ठीक है ना, और इसमें पूछा जा रहा है कि चूज द बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज दिया हुआ है ना, इटैलिक्स में, और उसका मीनिंग आपसे पूछ रहा है ना। ठीक है, अब है टू ग्रेट एंड ब्यूटीफुल टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, इतने महान और इतने सुंदर कि उसको सब शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है, उसको क्या बोलेंगे? अगर आप थोड़ी बहुत, अगर पिछले साल की क्लासेज अगर आप देखे होंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हर पोएट्री नॉट ओनली सक्सीड इन ब्रिलियंटली कैप्चरिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर बट ऑल्सो कैरीज द पावर ऑफ सजेस्ट दैट विच इज टू ग्रेट एंड ब्यूटीफुल टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड। इतनी अच्छी चीज़ें है ना। सो द अननोन, द प्रोस्क्राइब्ड, ये तो होना नहीं है ना। प्रोस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, फॉरबिडन या बैंड, तो ये सब तो कुछ होगा नहीं, है ना, तो ये तो होगा नहीं। टू अननोन मतलब जो आप जानते ही नहीं हो। 2 चीज़ें बचती है, द इंटेंजिबल, द इनएफेबल। अगर आपको पता होगा, है ना, तो द
इनएफेबल का मतलब होता है ये समथिंग टू ग्रेट और ब्यूटीफुल टू बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। इनटेंजिबल का मतलब होता है ये भी एकदम क्लोज है बट नॉट अ, दिस इज नॉट अ आंसर, है ना। इनटेंजिबल का मतलब होता है, आप पढ़े हो ना, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, नॉट टचेबल, इंटेंजिबल एसेट और टेंजिबल एसेट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस शुड नॉट बी आंसर, सो द इनएफेबल इज द आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज वेयर एम्ड एट रिलीविंग द डिस्ट्रेस ऑफ द होमलेस, द अनएम्प्लॉयड एंड द पॉवर्टी स्ट्रिकन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कह रहा है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होती है वो किस, उसका जो एम होता है उस पॉलिसी में, टारगेटेड सेक्शन मतलब कौन सा होता है। सो दैट इज द होमलेस, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास जॉब नहीं है, और जो पॉवर्टी स्ट्रिकन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। पॉवर्टी स्ट्रिकन का मतलब क्या हो जाएगा, नीडी वन, नीड तो सबकी है ना, है ना। नीडी का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज द, जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, शेल्टर और मनी नहीं है, उसको ज़रूरत है। तो नीडी में ब्रॉडर स्कोप हो जाता है ना, कि कुछ भी उसमें हो सकता है, ठीक है। इंडिजेंट, इंडिजेंट मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर। पॉवर्टी स्ट्रिकन, सीधे गरीब लिख देते हैं ना, तो पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब हो गया एक्सट्रीमली पुअर, अपने आप को भी सपोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको इंडिजेंट आंसर होगा। डिसएडवांटेज पीपल को या चैलेंज पीपल को, है ना। चैलेंज मतलब कि समवन फेसिंग द डिफिकल्टीज, और डिसएडवांटेज का मतलब हो गया दैट इज द सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस, जिसको जो लैक कर रहा है। तो सब मतलब ये तीनों जो है सो हो सकता है, बट पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब गवर्नमेंट किस पे ज़्यादा फोकस करेगा, जिस पे घर नहीं है, होमलेस है, अनएम्प्लॉयड है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पुअर है, उस पर करेगा। पुअर और एक्सट्रीमली पुअर में ऑप्शन आएगा तो वी शुड गिव द ऑप्शन एक्सट्रीमली पुअर, है ना। तो बी शुड बी द आंसर। अगला है, तो ऑर्गेनाइजर्स रिफ्यूज टू अलाउ हिम टू स्पीक एट द फंक्शन सिंस ही वॉज नोन टू मेक स्पीचेज दैट टेंडेड टू प्रोवोक एंड इग्नाइट पैशंस। क्या बोला कि जो ऑर्गेनाइजर था, जो किसी इवेंट का ऑर्गेनाइजर था, वो उसको किसी फंक्शन में बोलने नहीं दिया। क्यों नहीं बोलने पे, क्योंकि उसके जो बात होती है, उसकी जो स्पीचेज होती है, दैट टेंडेड टू प्रोवोक मतलब बढ़ाता है ना, एंड इग्नाइट पैशंस। इर्रिलेवेंट स्पीचेज, इंसेंडियरी स्पीचेज, अनसब्सटेंशिएटेड स्पीचेज, इर्रिलेवेंट स्पीचेज। इर्रिलेवेंट बहुत ही मतलब आपको ये हो गया, इनरिलेवेंट स्पीच बोलता है ऐसा नहीं। हमें हमारा जो क्वेश्चन है कि दैट स्पीचेज दैट टेंडेड टू प्रोवोक एंड इग्नाइट द पैशन, कन्फ्लिक्ट को बढ़ाना, है ना। इर्रेवरेंट स्पीचेज का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, है ना, किसी चीज के पीछे में डिसरिस्पेक्ट है। तो यहां पे डिसरिस्पेक्टफुल स्पीच की बात ही नहीं है, जो आग लगा रहा है, प्रोवोक कर रहा है ना, झगड़ा बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो जिस कारण से अनरेस्ट हो सकता है। अब अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब क्या हो गया, मतलब अब अनसब्सटेंशिएटेड मतलब वो कुछ भी जो बोल रहा है उसका कोई सपोर्ट नहीं है, दैट इज नॉट अ फैक्चुअल सपोर्ट, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। इररिलेवेंट तो होगा नहीं, है ना, कि टॉपिक से ये है हमारा जो है स्पीचेज दैट टेंडेड टू प्रोवोक एंड इग्नाइट पैशन। सो इंसेंडियरी स्पीचेज जो होती है दैट इज द प्रोवोकिंग कन्फ्लिक्ट एंड दैट मे क्रिएट एन अनरेस्ट, ऐसी बातें बोलेंगे। सो ये याद रखना है। सो आंसर शुड बी बी। अगला है, शी वॉज क्रिटिसाइज फॉर हर व्यूज दैट वेयर ऑफन रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल लोकल इश्यूज एंड इग्नोर्ड मैटर ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। उसके व्यू को इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि उसकी जो व्यू होती है वो सिर्फ लोकल इश्यूज पे होती है, नेशनल की इंपोर्टेंस की मैटर को वो इग्नोर करती है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्मॉल लोकल इश्यूज पे रिस्ट्रिक्टेड है, उसको क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल, इलिबरल, है ना, पैरोकियल और लिमिटेड। लिमिटेड बहुत ही ये हो गया, है ना। लिमिटेड का मतलब क्या हो गया कि स्कोप लिमिट है, साइज लिमिट है, अमाउंट लिमिट है। तो ये मतलब आपको अगर लोकल फोकस पे ही क्रिटिसाइज करती हैं। शी वाज क्रिटिसाइज फॉर हर व्यूज दैट वेयर ऑफन रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल लोकल इश्यूज, ठीक है। नाउ हाँ, ये देखो,
ये पैरोकियल जो होता है उसका मतलब होता है कि नैरो या लोकल या लिमिटेड इश्यूज, कंसर्न ओनली विथ, है ना, पैरोकियल बोलते हैं इसको, कि द पर्सन हु कंसर्न ओनली विद द नैरो लोकल और लिमिटेड इश्यूज दैट इज कॉल्ड पैरोकियल। इलिबरल का मतलब क्या होता है? जो लिबरल पॉलिसीज के अपोज करता है, ठीक है ना, तो उसको इलिबरल बोलते हैं। यूनिलैटरल क्या होगा? सिर्फ एक ही पार्टी, वन साइडेड, ठीक है। तो आंसर हो गया पैरोकियल। वैसे भी अगर ऑप्शन चूज करते तो ये आंसर आपको होता। अगला है कि व्हेन प्रॉफिट्स बिगेन ड्रॉपिंग स्टीपली ऑल ऑफ अ सडन, प्रॉफिट अचानक से गिरने लगा, ही रियलाइज दैट ही आउट टू वाइंड अप हिज बिजनेस सून, इसको लग गया कि अपने बिजनेस को जल्दी से वाइंड अप कर ले, खत्म करे, है ना, बंद करे, कम करे, है ना। तो अब इसमें आंसर है, आप पता है सर इसको सारा नहीं पता है। व्हेन प्रॉफिट्स बिगिन ड्रामेटिकली ही रियलाइज, ये होगा नहीं, है ना, क्योंकि हमें इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट करके कोई वर्ड लिखना है। ड्रामेटिकली क्या हो जाएगा, है ना, देन परसिस्टियसली होगा। ये परसेप्टलेस मतलब होता है कि वेरी सडनली, स्टीपली ऑल ऑफ ए सडन, तो वेरी सडनली ये आंसर आपको हो जाएगा। तो आंसर शुड बी ए। इंस्टेंटेनियसली, है ना, ये इमीडिएटली हो जाएगा, विदाउट डिले, है ना, ठीक है ना। कैटाक्लिस्मिकली, है ना, ये भी सडन वाला होता है ना, ये कैटास्ट्रोफ, है ना, फाइनेंशियल लॉस नहीं, और भी डिजास्टर वगैरह ये भी है, सडन डिजास्टर वगैरह आ गया जिस तरह से हो गया, है ना। सो परसिस्टेंटली, वेरी सडनली एंड ड्रामेटिकली, है ना, तो ये आपको आंसर होगा। मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंग्लिश पोर्सन। होप आपको समझ में आएगा। इट टुक मी 35 मिनट्स टू एक्सप्लेन यू दिस इंग्लिश। इट माइट पॉसिबल कि 20 क्वेश्चन है, कोई पर्सन 15 मिनट में बना देगा। सो आप बढ़ा करके आप देख लेना, है ना, जो चीज़ें जो सेक्शन आपको समझ आए उसको आप इंक्रीज कर ले। बट मुझे उन लोगों को भी हैंडल करना है जिनको ये सब चीज़ें जिनके लिए टफ पड़ता है ना, तो ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द अदर पार्ट। विच वन ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन पर्टेनिंग टू द वर्क्स ऑफ 19th-20th सेंचुरी आर्कियोलॉजिस्ट इज नॉट करेक्ट। बोल रहा है कि जो 19वीं-20वीं सदी के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उसके कौन से वर्क नहीं है। पहला है कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो था, जो पहला डायरेक्टर जनरल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का था, वाज ऑफ द व्यू दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगेन विद द ओरिजिन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कह रहा है कि जो कनिंघम था वो उसका कहना था कि जो इंडिया का जो इतिहास है वो स्टार्ट हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ। तो ये कनिंघम ने बोला। ये क्या सही है कि गलत है? ये आपको जो अलेक्जेंडर कनिंघम था वो उनको आईवीसी वगैरह पे ज़्यादा था नहीं, उनको मेनली बुद्धिस्ट साइट पे वो फोकस करते थे कि बुद्धिस्ट साइट जो होते थे उसकी खुदाई वगैरह पे आपको देखते थे, है ना। इनको पता भी नहीं था आईवीसी के बारे में, ठीक है। तो बाद में इनके टाइम के बाद में हुआ है, तो ये आईवीसी के बारे में कुछ बोले थे, दैट इज टोटली रॉन्ग। हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो ए जो है सो ऑप्शन हो जाएगा। नो, जॉन मार्शल जनरली अडॉप्टेड द मेथड ऑफ एक्सकेवेशन along regular horizontal units and ignored the stratigraphy of the site। तो जॉन मार्शल आपको इंडस वैली एक्सकेवेशन में थे, एक्सकेवेशन में थे। और स्ट्रेटियोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लेयर्स। ये लेयर्स की स्टडी नहीं किए थे जॉन मार्शल, दो ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन इंडस वैली एक्सकेवेशन, बट ये जो तरीका था एक्सकेवेशन का दैट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन, ना कि लेयर बाय लेयर, ठीक है। सो दिस इज द टोटली राइट। आर.ई.एम. व्हीलर फर्स्ट रिकॉग्नाइज द नेसेसिटी टू फॉलो अप द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द माउंड रेदर देन डिग अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। जब ये आए थे, आर.ई.एम. व्हीलर आए थे, तो व्हीलर जो थे वो बोला कि नहीं, जो आपको खुदाई करनी है वो लेयर वाइज करना है, सो दैट कि लेयर वाइज करेंगे तो क्रोनोलॉजी पता चलेगा, ठीक है ना, ठीक है, सीक्वेंस पता चलेगा। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है
अमलानंद घोष वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटी बिटवीन प्री हड़प्पन एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर। अमलानंद घोष पहले ऐसे थे, है ना, वो हड़प्पन से पहले और मैच्योर हड़प्पन फेज को डिफ्रेंशिएट करने वाले पे वर्क करने वाले पहले पर्सन थे। ठीक है, तो दिस इज द ऑल्सो राइट। सो आपको समझ में आ गया कौन सा राइट नहीं है। ठीक है, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द राइज ऑफ मगध एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरी BC। कह रहा है कि क्या ऐसा रीजन था जिस कारण से मगध जो है पूरे जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे पावरफुल बन गए थे 6th से 4th सेंचुरी BC तक। क्या वहाँ पे गोल्ड माइन की एक्सेस बहुत ज़्यादा थी? आपको ही पता है कि मगध में कहाँ गोल्ड माइन होगा, है ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मगध में गोल्ड माइन के प्रचुरता के कारण वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। सुपीरियर कैवेलरी, है ना, मिलिट्री स्ट्रेंथ देखो इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे इन्फेंट्री कैवेलरी वगैरह घोड़े वड़े का ज़्यादा नहीं था इसमें, है ना, एलिफेंट वगैरह से वॉर होती थी, है ना, तो सुपीरियर कैवेलरी इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन, दिस इज द रीजन। जो हमारा मगध आज के समय में भी वहाँ पे एक फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन है जहाँ पे वाटर की प्रचुरता है, गंगा, सोन, नदी वो सब है वहाँ पे, है ना, जहाँ पे एग्रीकल्चर कहीं सरप्लस होते थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। और रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं, लिच्छवी मगध जो था उसमें राजा हुआ करते थे, मोनार्कियल रूल थी, वज्जी लिच्छवी की तरह रिपब्लिकन सिस्टम नहीं था। ठीक है, अगला है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैलाशनाथ टेम्पल जो एलोरा में है उसके बारे में क्या सही नहीं है? 8th सेंचुरी में बनाई गई थी। ठीक है, ये पहले बताया गया है कि ये राष्ट्रकूट के समय बनाई गई थी, राष्ट्रकूट के समय में बनाई गई थी। ठीक है, लॉर्ड शिवा, कैलाशनाथ है तो डेफिनेटली लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड होगा। द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल कॉरेस्पॉन्ड टू नगर स्टाइल की है और द टेम्पल हैज़ बोथ शिव एंड वैष्णव स्कल्पचर, वहाँ पे विष्णु भगवान के स्कल्पचर भी है। देखिए मेन फोकस शिव जी का है बट उसमें वैष्णव थीम के भी स्कल्पचर है, बिल्कुल सही है। और ये जो है एलोरा है यहाँ पे नगर स्टाइल में नहीं है, नगर नॉर्थ में होती थी, है ना, नॉर्थ इंडियन स्टाइल थी आर्किटेक्चर की, मंदिर के आर्किटेक्चर की नॉर्थ स्टाइल थी। ये नॉर्थ में नगर स्टाइल देखी जाती है, साउथ में आपको द्रविडियन देखी जाती है, द्रविडियन आर्किटेक्चर। सो कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो द्रविडियन है ना, विच इज द साउथ इंडियन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर है। समझ में आया? सो दिस इज द नॉट करेक्ट पूछा है तो सी नहीं होगा सही। अगला इसमें से कौन सा सही है? एंशिएंट इंडियन पोट्री के बारे में स्टेटमेंट। देखिए मैंने पिछले कभी पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि आप पूरी ऐसे याद रखिए कि हड़प्पन के समय में जो पोट्री होती थी वो ब्लैक एंड रेड वेयर होती थी, है ना, ब्लैक ऑन रेड वेयर। ठीक है, ये होता था। जब अर्ली वेदिक आई, अर्ली वेदिक के समय में ऑकरे कलर्ड पोइट्री होती थी, याद रखनी है आपको। लेटर वेदिक पीरियड जब आई तो वहाँ पे होती थी पेंटेड ग्रे वेयर की होती थी। प्री मौर्यन में, मौर्य से पहले जो होती थी वो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हुआ करती थी। मौर्यन के समय में जो पोइट्री हुआ करती थी वो भी यही होती थी। पोस्ट मौर्यन के बाद, पोस्ट मौर्यन या गुप्ता वेयर में रेड वेयर पोइट्री होती थी। मतलब पोइट्री की कलर की बात कर रहा है। सो एंशिएंट इंडियन पोइट्री में कौन सा सही है ये आपसे पूछा है। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोइट्री रेफर्स टू ए टाइप ऑफ पोइट्री फाउंड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया डेटिंग बैक टू 600 BC। चलिए ठीक है, इसको रखते हैं। पेंटेड ग्रे वेयर refers to a type of pottery found over a large part of South India coinciding with the संगम पीरियड। देखिए अगर आप बात करते हैं पेंटेड ग्रे वेयर का तो ये लेटर वैदिक पीरियड में आपको मिलते हैं। ऑकरे कलर्ड पोइट्री साइट्स आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया ओनली, दैट इज रॉन्ग, है ना। ऑकरे वाले अर्ली वैदिक में था, इट्स नॉट कि सिर्फ साउथ वेयर में ही होता था, तो दिस इज रॉन्ग। ब्लैक एंड रेड वेयर इज नेवर फाउंड इन नियोलिथिक साइट। ब्लैक एंड रेड वेयर हड़प्पन के समय में था, हड़प्पन एज में था, तो ये नेवर फाउंड एट नियोलिथिक साइट, टोटली रॉन्ग। नियोलिथिक साइट पे
आपको ये पाए गए हैं, बिकॉज ये हड़प्पन के समय के था, ठीक है ना। और ये संगम पीरियड और साउथ इंडिया में ही पाए जाते थे पेंटेड ग्रेवेयर, दिस इज टोटली रॉन्ग। बिल्कुल लेटर वैदिक पीरियड में ये आपको हुआ करता था, है ना। ये आपको नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है वो आपको प्री मौर्यन, मौर्यन से पहले, डेटिंग बैक टू 600 BC, दैट मीन्स कि आपको मगध वगध के समय में, है ना, प्री मौर्यन एज में ये हुआ करता था। तो दिस इज द राइट वन। ये मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दी है कि कैसे कैसे पोएट्री हुई है, ठीक है। प्री मौर्यन एज में मतलब मगध वगध के समय में, है ना, महाजनपद के समय में ये आपको नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हुआ करती थी 600 BC के समय में। कुछ किताबों के नाम दिए हुए हैं एंड दे आर आस्किंग, कुछ टर्म्स दिए हुए हैं एक्चुअली, कुछ टेक्स्ट या कोई टर्म दिए हुए हैं और उससे पूछा जाए किससे रिलेटेड है। एक दिया है कि समरांगन सूत्रधार, ये किताब है समरांगन सूत्रधार, वो लिखा है किसी ने, भोज जी ने लिखा है, श्री महाराजाधिराज भोज देव रचितः, है ना, ये किताब लिखा है इसमें, ठीक है। बहुत सारे वॉल्यूम हैं इसमें, है ना, तो ये आपको ध्यान देना है। ये जो किताब है ना, अच्छा, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो पूछा जा रहा है। अ साइंटिफिक वर्क ऑन एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, दूसरा है हर्मिका, ये आपने विमान ये सब पढ़ा होगा। हर्मिका जो है ये आपको, आपने अगर ये देखा है, क्या कहते हैं उसको, स्तूप, स्तूपा में आपको जो है सो ये स्तूपा ऐसा होता है और यहाँ पे जो रहता है उसको बोलते हैं हर्मिका, और इसके ऊपर लगी जाती है छत्र, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। और इसको बोलते हैं अंडा। तो ये जो हर्मिका टर्म है तो ये आपको आ जाता है कहाँ से, वो स्तूपा से। तो इसमें अ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, डैट ये टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, दिस इज नॉट करेक्टली मैच, सो आंसर शुड बी बी। विमान क्या होता है, द्रविडियन स्टाइल की जो क्या कहते हैं मंडप होती है, उसमें गोपुरम, जो टेम्पल होती है उसमें गोपुरम, मंडप, शिखर, विमान, गर्भगृह ये सब होती है। सो स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल। और कुटाग्रशाला जो होता है, कुटाग्रशाला ये आपको होता है अ हट विथ अ पॉइंटेड रूफ फॉर ट्रेवलिंग मेंडिकेंट सॉल्टेज, यात्री भिक्षु जहाँ पे ठहरा करते थे, आप वैशाली में देखोगे वैसा है मॉन्ड, कुटाग्रशाला। और समरांगन सूत्रधार जो है एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर पे एक साइंटिफिक वर्क है, जिस किताब को लिखा है श्री राजाधिराज भोजदेव रचित, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, समरांगन सूत्रधार किसने लिखा है, ये भी विमान आप याद रखेंगे, ये हर्मिका याद रखेंगे, और दिस इज द कुटाग्रशाला, ठीक है। यहाँ पे वो यात्री रुकते थे, इसके रिमेन अभी मौजूद है ना, बिहार में। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये लेवल लॉ के क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट डिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस विद इन विच द कमिश्नर इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ द मैटर रिलेटेड टू कंपनसेशन इंटीमेट द डिसीजन टू द एम्प्लॉई। अगर कोई केस, है ना, कोई केस अगर कंपनसेशन नहीं दे रहा है, कोई कंपनी एम्प्लॉई को कंपनसेशन नहीं मिल रहा है एज पर द एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट, वो पर्सन जाता है कमिश्नर के पास, तो कमिश्नर को वो मैटर को कितने दिन के अंदर में आपको सॉल्व करना है, उस मैटर को डिस्पोज करके और इंटीमेट करना है वो अपने डिसीजन को एम्प्लॉई को, ये कितने दिन के अंदर में करना है। समझ में आया आपको? आपको कंपनसेशन रिलेशन कोई प्रॉब्लम है, आप कमिश्नर के पास गए, तो वो मैटर को कमिश्नर कितने दिन के अंदर में उसको सॉल्व करेगा और सॉल्व करके आपको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, एम्प्लॉई को इन्फॉर्म करेगा। ये है आपको 3 महीने के अंदर में उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हमारे सेक्शन 25A ऑफ द एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 देखेंगे, वहाँ पे लिखे हुए है कि द कमिश्नर शैल डिस्पोज ऑफ द मैटर रिलेटेड टू द compensation under this act within a period of 3 months from the date of reference and intimate the decision in respect thereof within the said period to the employee। 3 महीने के अंदर उसको डिस्पोज करके एम्प्लॉई को बता देना है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉई एम्प्लॉयड बाय एन एस्टेब्लिशमेंट फंक्शनिंग विदाउट द एड ऑफ पावर, बिना पावर के यूज के, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, एंड इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 that shall require it to come within the purview of Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952। Employees Provident Fund and Miscellaneous Act 1952 के सेक्शन 16 में जाइएगा
तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे ये एक्ट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट नहीं लागू होता है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसी इस्टेब्लिशमेंट जो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है ना, और उसमें 50 से कम लोग हैं, 50 से कम लोग हैं, है ना, वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर, लेस देन 50% है, वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयड बाय एन एस्टेब्लिशमेंट फंक्शनिंग विदाउट एड ऑफ पावर एंड इज दिस दैट इज शैल रिक्वायर इट टू कम विद इन द, तो 50 से कम होगा तो वहाँ अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब कि सर अगर 50 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे अप्लाई होगा। समझ में आया कि वैसी इस्टेब्लिशमेंट जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और विदाउट एड ऑफ पावर, मतलब बिना पावर के सहायता से चल रहा है ना, तो 50 से कम होंगे तो वहाँ पे ये एक्ट नहीं लगेगा। लेकिन 50 से ज़्यादा होगा तो पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए जिससे कि वो लागू हो जाएगा। सो दैट इज 50 होगा या 50 से अधिक होगा तो ये एक्ट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट वहाँ पे लागू होगा। दिस इज रिटेन इन द सेक्शन 16 ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। अगला है कि एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डिजेबलमेंट शैल बी डिटरमाइंड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथोरिटीज अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत। अगर आपको ये करना हो, फिक्स करना हो कि भैया डिजेबलमेंट किस तरह की है, परमानेंट डिजेबलमेंट है कि पार्शियल है कि क्या है, डिजेबलमेंट है कि नहीं है ना, डिजेबल है कि नहीं, तो एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट 1948 में क्या कोई प्रोविजन लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के सेक्शन 54 में जाइए, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, कि परमानेंट डिजेबलमेंट है कि पूरा हियरिंग अर्निंग कैपेसिटी पूरी तरह से चली गई है, ऐसा कोई भी होगा तो वो सॉल्व करेगा मेडिकल बोर्ड। ये सारी चीज़ें डिसीजन कौन करेगा, है ना, दैट बाय द मेडिकल बोर्ड जो आपको इस एक्ट के तहत बनाया गया हुआ है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दैट इज टू बी पेड टू एन एम्प्लॉय हु इज टोटली एंड परमानेंटली डिजेबल्ड एज अ रिजल्ट फ्रॉम इंजरी अंडर द प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। बोला है कि आप काम कर रहे हो और काम करके आपको कोई इंजरी हो गई जिससे आपको टोटली और परमानेंटली डिजेबल हो गए हैं पूरी तरह से। आपकी मंथली वेजेज उस समय 22,500 था और रिलेवेंट फैक्टर 159.80 था। अब इसमें यूपीएससी के आंसर और हमारे आंसर में डिफरेंसेज है। अगर हम लोग जाएंगे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट की सेक्शन 4 में, मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर परमानेंट टोटल डिजेबलमेंट होगा इंजरी से तो आपको 60% ऑफ बेसिक मंथली वेजेज, है ना, 60% ऑफ मंथली वेजेज, है ना, एम्प्लॉय का और इनटू रेलेवेंट फैक्टर, ये होता है कैलकुलेशन आपको कंपनसेशन का इन केस ऑफ अगर पूरी तरह से आपको डिजेबल हो गया तो। और अगर मान लीजिए डेथ हो जाता है 50%, डिजीज्ड एम्प्लॉय का जो लास्ट मंथली वेजेज था उसका 50% इनटू रेलेवेंट फैक्टर। नाउ विच हु डिसाइडेड द फैक्टर जो है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड टाइम टू टाइम आपको बताता रहता है। ठीक है, और कुछ 1,24,000 रुपया जो है सो उसमें है कि मिनिमम 1,24,000 देना ही है, तो वो सब चीज़ें हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमें बताया है कि वेजेज जो है 22,500 रुपया जो है सो मंथली वेजेज है, अगर इसका 60% हम करते हैं तो ये होता है 13,500। उसमें अगर रिलेवेंट फैक्टर दिया है 159.80, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 21,57,300। तो दिस शुड बी द आंसर। बट यूपीएससी ने पता नहीं कैसे ये आंसर दिया हुआ है। सो बेस्ड ऑन द, ये आपको कहते हैं कि एक्ट के अनुसार से, है ना, सेक्शन 4 ऑफ एक्ट में आपको दिखा देता हूं, वहां पे जो लिखा हुआ है उसके अनुसार से आप देख लीजिए, वेयर परमानेंट टोटल डिजेबलमेंट रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी से परमानेंट या टोटल डिजेबलमेंट आ जाती है तो वहां पे एन अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ द मंथली वेजेज ऑफ द इंजर्ड एम्प्लॉय मल्टीप्लाइड बाय द रेलेवेंट फैक्टर। वही हमने किया है, जो मंथली वेज थी उसका 60% किया है और रेलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है और ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है
कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉई रिक्वायर्ड टू बी वर्किंग इन एन एस्टेब्लिशमेंट सो दैट द एम्प्लॉयर विद द ऑथराइजेशन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट may apply to the central government to authorize the employer to create a separate provident fund account for the employee under the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952। समझ में नहीं आया? देखिए, कहना है कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में कितना मेंबर ऐसा होगा, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे जब कोई एम्प्लॉई, कोई एम्प्लॉयर, कोई कंपनी का मालिक है ना, वो कितना उसमें एम्प्लॉई होगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कह सकता है कि भैया हम जो है अपना सेपरेट प्रोविडेंट फंड जो है सो एम्प्लॉई के लिए अपने पास ही रखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा अप्लाई करने की, भैया हमको आप दे दीजिए परमिशन कि हम अपने ही पास रखेंगे, सेपरेट प्रोविडेंट फंड अकाउंट रखेंगे। कितना कम से कम एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे ये अगर 16A ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में जाइएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी भी 100 या 100 से अगर एम्प्लॉई ज़्यादा होगा किसी इस्टेब्लिशमेंट में, एनी इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉई 100 और मोर पर्सन, 100 या 100 ज़्यादा पर्सन अगर कहीं पे एम्प्लॉई कर है किसी इस्टेब्लिशमेंट में, तो वो जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भैया हम अपना प्रोविडेंट फंड वाला जो पैसा है, प्रोविडेंट सेपरेट प्रोविडेंट फंड अकाउंट का जो है सो प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है सो हम अपने एम्प्लॉय के लिए रखेंगे। सो दैट इज द कितने एम्प्लॉय 100। तो दीज डेटाज आर इंपॉर्टेंट, सेक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। तो ये समझा देंगे, ये सब सारी लेवल लॉज पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अगला है, ये पिछली बार हमने किया हुआ है ना, 2023 में जब करा रहे थे ये क्वेश्चन कराया था, दिस इज क्वेश्चन केम, है ना, कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन जो है कांग्रेस, है ना, क्या पूछा है कि फॉलोइंग आर द, अच्छा क्रोनोलॉजी पूछा जा रहा है। देन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देन सेल्फ सेवा, है ना, सेवा का आपको पता है किसने किया था, एला भट्ट ने, और ये भी आपको पता है कि 1972 12 अप्रैल 1972, ठीक है। इसके बाद भारतीय मजदूर संघ जो अगर बात करें तो ये आपको है दत्तोपंत थेंगड़ी, ये आपको 1955 में 22-23 जुलाई। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जो है 1970 में, ये आपको पी राममूर्ति जी थे और बीटी रानाडिवे थे, तो इन्होंने स्टार्ट किया था, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख दी है। और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो ये आपको 1947 में इसके फाउंडर थे वल्लभ भाई पटेल। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थे उसकी जो है सो सबको पता है 1920 में आई थी, लाला लाजपत राय, NM जोशी, है ना, ये सब मिल करके आपको जो है सो ये बनाया था। इवन यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक देख रहे हो आप, वो 1949 में बनाई गई थी KT शाह के समय में। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पुराना जो था वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, तो सेकेंड जो होगा, ठीक है, क्रोनोलॉजी में अर्लीस्ट होगा। इसके बाद आपको जो है सो 1947 में आपको इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, सो 2 के बाद 1 होगा, सो दैट इज द, ये तो फिक्स ही है। 1 के बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो है सो आपको 1949 में आपको बना था क्या, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। समझ में आया, ठीक है। सो आंसर ये होगा, क्लियर, ये आपको मैंने पूरी डिटेल दे दी है। अगला है कि ये भी मैंने पिछली बार पूरा पढ़ाया था कि इंडिया ने क्या क्या रेटिफाई किया, क्या क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर कन्वेंशन adopted by the इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नॉट बीन रेटिफाइड बाई द इंडिया, इंडिया ने किसको रेटिफाई नहीं किया है। अब ये आपको याद रखना है कि फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 29 है, इक्वल इल्यूमिनेशन कन्वेंशन 100 है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 87 है, द डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन 111 है। तो ये कन्वेंशन नंबर भी कभी कभी पूछ देता है कि 29 ILO कन्वेंशन नंबर कितना है ना। तो इंडिया ने रेटिफाई ये नहीं किया है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 87 जो है इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। बाकी जो फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, इक्वल इल्यूमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन जो है इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है। ये हमने सारी रट्टा मारी थी पिछले साल। ये क्वेश्चन कहता है, इस टाइप के क्वेश्चन ना हम लोगों ने पिछले साल जो है सो ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने किया था, ठीक है। कह रहा है कि 5 ट्रेड यूनियन है ABCDE और 1100 वर्कमैन जो है काम कर रहे हैं।
द मेंबरशिप स्ट्रेंथ ऑफ ईच यूनियन इज एज फॉलो, है ना। तो टोटल 1100 वर्कमैन है, सब में 1100 है, 1100 है सब में, ये आप मान के चलिए, ठीक है। ए में भी 1100, बी में भी, सी में, डी में, ई में। पहला जो ट्रेड यूनियन है ए है, उसमें 100 लोग मेंबर हैं, दूसरे में 370 मेंबर है, तीसरे में 110 है, चौथे में 275 है, पाँचवें में 80 है, ठीक है। मेंबरशिप ट्रेड यूनियन, सारे लोग जो एम्प्लॉई है वो मेंबर बन जाएंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब कह रहा है कि कौन सा रजिस्टर्ड हो सकता है ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि ट्रेड यूनियन एक्ट के सेक्शन 4 में अगर बात करें, 1926 की जो ट्रेड यूनियन एक्ट थी, वहाँ पे लिखा था 7 या उससे अधिक एप्लीकेशन दे सकते हैं रजिस्ट्रार को किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ कंफ्यूज लोग रहते हैं कि भाई 7 है, तो 7 या 7 से अधिक लोग जो है सो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। 2010 में इस एक्ट में एक अमेंडमेंट आई थी और उसमें लिखा था कि कोई भी ट्रेड यूनियन तभी रजिस्टर्ड होगा जब कम से कम 10% और 100 मेंबर होंगे उसमें, 10% या 100 मेंबर्स अगर होंगे तो आपको जो है तभी रजिस्टर हो सकता है। मतलब किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए कोई 7 या 7 से अधिक एम्प्लॉई जा करके रजिस्ट्रेशन दे सकता है, लेकिन उसमें ये कंडीशन है कि कम से कम 100 मेंबर या 10% मेंबर, जो भी विच एवर इज लेस, है ना, एटलीस्ट 10% और 100। जैसे मान लीजिए किसी इस्टेब्लिशमेंट में मात्र 800 ही लोग हैं, तो उसमें अगर 80 लोग भी एम्प्लॉई होंगे, 80 एम्प्लॉई भी मेंबर होंगे, तब भी वो रजिस्टर किया जा सकता है। समझ में आया? तो 10% लोग मेंबर हो या 100 हो कम से कम, तब भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारी हर इस्टेब्लिशमेंट में 1100 लोग हैं, तो 1100 मेंबर है, तो या तो अगर 100 लोग होंगे मेंबर तब रजिस्टर हो सकता है, या 100 लोग होंगे, इसका अगर 10% करते हैं तो क्या हो जाता है 110। समझ में आया? बट हमारा क्या है कि 100 मेंबर भी होगा तब भी रजिस्टर्ड हो जाएगा, जो दोनों में से कम होगा। तब 100 या 100 से अधिक मेंबर होगा तो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो पहला यूनियन में 100 मेंबर है तो क्या रजिस्टर हो सकता है? बिल्कुल। तो ए तो रजिस्टर हो सकता है, बी में 370 मेंबर है वो भी रजिस्टर हो सकता है, सी में 110 है वो भी हो सकता है, डी में 275 है वो भी हो सकता है, ई में 80 मेंबर है, ये दोनों में से कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। 10% क्राइटेरिया 110 होती है वो भी फुलफिल नहीं कर रहा है, और 100 मेंबर होना चाहिए वो भी नहीं फुलफिल कर रहा है। तो इसके लिए ए बी सी डी ऐसी यूनियन है जो रजिस्टर्ड हो सकती है एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ठीक है, बी आंसर होगा। अब देखिए, ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है या कंपलसरी है, हर करना ही है ट्रेड यूनियन, या ऑप्शनल फॉर वर्कर वर्किंग इन नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में अगर कर रहे हैं तो एकदम ऑप्शनल है आपके लिए, और अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में कर रहे हो तो कंपलसरी है। देखिए, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो है उसमें ये कहा कि वर्कर्स को कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर करें, अगर उसको करना है तो उसको कुछ बेनिफिट मिलती है, लीगल एंटिटी की तरह रिकॉग्निशन मिल जाती है, कुछ प्रोटेक्शंस वगैरह मिलती है ना। तो ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है, दिस इज द वॉलेंट्री, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये वॉलेंट्री है, सो ऑप्शनल होगा। ठीक है, कहीं पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि करना ही है। राइट ऑफ वर्कर टू रिजॉर्ट टू स्ट्राइक, हड़ताल कर, राइट टू स्ट्राइक क्या है? अब देखिए, यूपीएससी कहती है, ठीक है, कि ये कॉमन लॉ राइट है। यूपीएससी का कहना है कि ये कॉमन लॉ राइट है ना। और वी कैन से दैट कि दिस इज स्टैट्यूटरी राइट ऑल्सो, बिकॉज द राइट टू स्ट्राइक, लीगल स्ट्राइक कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो किसी एक्ट में, स्टैट्यूटरी में ये चीज़ लिखी हुई है कि राइट टू स्ट्राइक इज अ लीगल स्ट्राइक आप कर सकते हो, सो दैट कैन बी आपको स्टैट्यूटरी राइट। आई डोंट नो व्हाई यूपीएससी गेव द आंसर कॉमन लॉ राइट। ठीक है,
फंडामेंटल राइट तो होगा नहीं, है ना, बिकॉज फंडामेंटल राइट वो होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ भी स्ट्राइक के बारे में नहीं लिखा हुआ है। इक्विटेबल राइट होता है कि जैसे मान लीजिए कि राइट वैसा होता है जो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है ना, कि जैसे कि मान लीजिए कि इट्स अ फेयरनेस और जस्टिस के लिए आपको राइट दी जाती है ना, कि सब बराबर है ना, जस्टिस के लिए। सो दैट इज द इक्विटेबल राइट। सो आंसर मेरे अनुसार से बी होनी चाहिए, यूपीएससी ने सी दी है। सो आप इस बात को समझ लो कि वाई आई एम सेइंग बी एंड वाई यूपीएससी से सी, ये यूपीएससी जाना है, ठीक है। अब कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसमें आए हैं कि पी क्यू एंड आर एस आर कोऑर्ड्स ऑन ए सर्किल सेंटर एट ओ, ठीक है। बोल रहा है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और कह रहा है कि पी क्यू और आर, सपोज ए इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब दोनों इंटरसेक्ट भी कर रहा है। चलिए हम इसको मान लेते हैं कि दिस इज पी क्यू एंड दिस इज आर एस, और ये इंटरसेप्ट कर रहा है ए पे, यही बोल रहा है। अब और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम एक मान के चलते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला कह रहा है कि इफ ए एंड ओ कोइंसाइड देन द फोर पार्ट्स ऑफ द सर्किल प्रोड्यूस्ड बाय द कोड शैल ऑलवेज हैव इक्वल एरिया। कह रहा है कि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट ए और ओ कोइंसाइड कर देगा, मतलब भी पहला में बोल रहा है कि एक ऐसा सर्किल जहाँ पे ऐसा होगा कॉर्ड, ठीक है, ओ ए दोनों पॉइंट सेम होगा, पी क्यू आर एस। तो क्या चारों एरिया सेम होगा? नहीं। क्यों सेम होगा? ये एरिया और ये एरिया कहाँ से सेम हो जाएगा? चारों सेम नहीं होगा, है ना। तो इक्वल एरिया होगा, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया कि इक्वल एरिया होगा, एंड मे भी हो सकता है बट हमेशा नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कहता है इफ़ ए एंड ओ डू नॉट कोइंसाइड, मतलब दिस इज द कंडीशन, देन टू ऑफ द फोर पार्ट्स ऑफ द सर्किल प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्ड शैल ऑलवेज हैव इक्वल एरिया। दो पार्ट की इक्वल एरिया होगा। अब कौन से दो पार्ट की आपको इक्वल एरिया लगती है? तो दिस इज, ये जो है सो एक चीज़ आप समझिए, ऑलवेज हैव इक्वल एरिया, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इट माइट पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज। सो दोनों का दोनों ये आपको गलत हो जाता है। सो दोनों में से कोई सही नहीं है। होप आपको समझ में आया होगा। कॉर्ड्स, जीवा। अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस टी 5 मित्र हैं और पी क्यू आर एस की जो 50 kg जो है सो एवरेज वेट है, मतलब बाई 4 इज इक्वल टू 50। सो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस का जो वेट होगा वो होगा 200 kg, ठीक है। पहला लाइन समझ गए। क्यू आर एस टी का वेट 50 kg है, सो Q प्लस आर प्लस एस टी का वेट का एवरेज जो है वो 50 है। इसका मतलब यू आर सेइंग कि Q प्लस आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू 200 kg। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, करके देखते हैं कि क्या फ़ायदा होगा। सर सब्सट्रैक्ट करने से क्या फ़ायदा होगा मैं दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये 2 है, सो 1 माइनस 2 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा P माइनस टी विच इज इक्वल टू 0। सो P की जितनी वैल्यू होगी कि जितना kg होगा उतना T का होगा, ठीक है। अब हमारे पास में दो स्टेटमेंट दिया, बोला कि द वेट ऑफ T इज 50 kg। अच्छा एक बात बताइए, अगर P का वेट 50 kg कर दे तो इसका मतलब T का वेट भी 50 किलो हो जाएगा, P का वेट भी 50 kg हो जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन ही इज सेइंग दैट द की द वैल्यू ऑफ T इज 50 kg। ऐसा कुछ भी हमें इससे नहीं निकलता है। तो पहला स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, इट माइट पॉसिबल कि 50 होगा बट नॉट ऑलवेज। द वेट ऑफ P एंड T आर इक्वल, ये हमारा बेस्ड ऑन द गिवन जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार से P और T की वैल्यू हमारी सेम आई है, ठीक है। सो B शुड बी द आंसर। अगला है कि P Q R S T U V एंड W आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि P एंड S आर नेवर, तो हम ऐसा कर दे, P यहाँ लिख देते हैं, S यहाँ। सी, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ ना कुछ एजम्पशन मानना ही पड़ता है ना। तो हम कहीं से भी तो स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे P एंड S लिख दिए, ठीक है। W इज नेवर ऑफ बोथ Q एंड U,
W जो है Q और U का नेबर है, T इज ए नेबर ऑफ R एंड V इफ देयर आर 4 पीपल बिटवीन P एंड V, P और V के बीच में, तो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा मान ले। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे V है। कोई दिक्कत आप लोगों को? क्या बोला है? पहला हमने लिखा कि P and S आर नेबर, ये लाइन गया। दूसरा है इफ देयर आर 4 पीपल बिटवीन P एंड V, P एंड V के बीच में 4 पीपल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं B के साथ है T इज नेबर ऑफ R एंड V, मतलब T जो है R का भी नेबर है और V का भी नेबर है, तो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे होगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? सर यहाँ भी तो कर सकते थे T, यहाँ पे T R कर देंगे तो नंबर ऑफ पीपल जो है सो जितने लोग बैठे हुए हैं उससे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 3 3 6 2 8 लोग हैं, 10 12 लोग हो जाएंगे, तो यहाँ पे इस साइड ही हमको लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? P S R T भी ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब समस्या ये आ रही है, अच्छा टोटल हमारे पास कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग T R कर दे तो हो सकता है, V का नेबर T भी है और R भी है, तो ये हो सकता है, वी कैन रिमूव दिस वन, ठीक है, VTR। अब टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, 3 2 5 3 8, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा किया भाई? क्यों किया? क्योंकि हमें कहा है कि इफ़ देयर आर 4 पीपल बिटवीन P एंड V, तो कह दिया। दूसरा बोला है कि T इज नेबर ऑफ R एंड V, मतलब T जो नेबर है वो R का भी है V का, तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, बट इधर करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्पेस बचता है ना, उसमें W और Q दोनों को रखना मुश्किल हो जाएगा, सो थोड़ा सा स्पेस हम लेते हैं। नाउ बोला है कि W इज ए नेबर ऑफ बोथ Q एंड U, Q और U दोनों का नेबर है W, सो कैन आई राइट यहाँ पे Q और यहाँ पे U, यहाँ पे W। कोई दिक्कत? हो गया ख़त्म। सर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे U, यहाँ पे W, यहाँ पे Q, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब पूछ रहा है कि P और R के बीच में कितने हैं? P और R के बीच कितने हैं? तो P R के बीच में 1 2 3 4 5, टोटल 6 मेंबर हैं, है ना। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे V की पोजीशन ठीक है क्योंकि P और V के बीच में 6 है मेंबर, ठीक है। अगला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखिए, ये टावर है, ये क्या है? आपका टावर। लेट अस एज्यूम द हाइट ऑफ टावर इज h। नाउ दिस इज द बिल्डिंग, ये क्या है? आपका बिल्डिंग। लेट अस एज्यूम द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h विच इज 10 मीटर। अब ये कह रहा है दिस इज द ग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं। लेट अस एज्यूम द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग इज x, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात समझिए, अब ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक, चलिए, ये भी x हो गया, ठीक है, और ये भी यहाँ पे h हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम 30 डिग्री और 45 डिग्री। टॉप से एंगल जो है उस बिल्डिंग की वो है 30 डिग्री। कैन आई राइट 30 डिग्री हियर? तो ये 30 डिग्री होगा, तो दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, ठीक है। हाँ, इसके बाद बोल रहा है कि बॉटम का 45 डिग्रीज है, सो वी कैन, ये 45 डिग्री है, ठीक है। मतलब टावर के टॉप से बिल्डिंग का टॉप 30 डिग्री और बिल्डिंग का बॉटम 45 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया, सो व्हेन वी आर गोइंग टू राइट tan 30 डिग्री, tan की वैल्यू क्या होती है? 1√3, और tan इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan 30 की वैल्यू, ये अगर tan 30 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? दिस डिस्टेंस बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा h माइनस एच। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? h। ये डिस्टेंस कितनी है? छोटा h,
तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h माइनस एच, कोई दिक्कत। और बेस कितना हो जाएगा, विच इज x इज इक्वल टू 1/√3। बेस यही डिस्टेंस है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व थोड़ा सा करते हैं। h की वैल्यू 10 है, तो कैन आई राइट h माइनस 10, यहाँ पे सीधे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू √3 h माइनस 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक और हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, tan 45 का निकाल सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बेस होता है, तो अगर 45 का वैल्यू निकालेंगे तो वो होता है tan 45 इज इक्वल टू 1। नाउ tan 45 जो है सो ये एंगल निकालेंगे, तो विच इज द व्हाट इज द परपेंडिकुलर इज द h एंड द बेस इज सेम विच इज x इज इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट h इज इक्वल टू x। अब हम x की जगह पे h अगर इसमें रख दे इस इक्वेशन में, तो हमारी वैल्यू निकलेगी क्या, सो कैन आई राइट h इज इक्वल टू √3h माइनस 10√3। सो कैन आई राइट h इज इक्वल टू 10√3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। इसको हम रूट अपोजिट से अगर फ्रैक्शन करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 5 3 प्लस √3, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 23.65 मीटर। तो h की वैल्यू 23.65 मीटर है, और हमें क्या निकालना है कि हाइट ऑफ द टावर इन मीटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब टॉप ऑफ बिल्डिंग से टावर की हाइट, मतलब दिस डिस्टेंस दे आर आस्किंग विच इज h माइनस एच। वी न्यू द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 23.65, h की वैल्यू जो स्मॉल h है उसकी वैल्यू 10, तो 13.65 मीटर इज द आंसर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, होप आपको समझ में आया होगा। अगला एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, करेक्ट के 4 मार्क्स है, रॉन्ग के -1 मार्क्स है। अब एक कैंडिडेट जाता है एग्जामिनेशन हॉल में और कहता है कि वो ऐसे टिक करता है ABCD ऐसे टिक करते चला जाता है, मतलब ABCD 4, फिर ABCD, फिर ABCD, मतलब पहला का ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ऐसे करके वो 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो 48वां क्वेश्चन का क्या होगा, D, 48 क्वेश्चन का, फिर 49वां का A और 50वां का B, ठीक है ना। 12 चौका 48 है ना, 4 के में जाएगा ABCD, तो 48वां में भी D मारेगा, 49वां में A मारेगा और 50वां में B मारेगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, सही आंसर जो है वो C है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो C कितना बार ये मारा होगा, 12 बार, 12 बार, क्योंकि 49वां 50वां तो A B है, तो 12 बार ये C मारा है, मतलब 12 क्वेश्चन इसके राइट हो गए हैं। मतलब करेक्ट क्वेश्चन जो होंगे इसके वो 12 होंगे, और रॉन्ग कितने हो जाएंगे, कितने बार रॉन्ग होंगे, 38। 50 क्वेश्चन में से 12 सही होंगे और 38 रॉन्ग होंगे। तो सही के कितने मार्क्स हैं, 4 मार्क्स, तो 48 मार्क्स हो गए। गलत के कितने हैं, -1, तो -38 हो गया। तो बचा कितना, 10, तो टोटल इसके मार्क्स कितने आएंगे, दैट इज 10। सही आया, समझ में आ गया, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, द इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटली बाय फायर। आग लग गई, ठीक है, तो आग लग गई, मशीन जल गई, तो वो जो अकाउंट आएगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिसीट में, रेवेन्यू रिसीट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहली बात तो एक्सपेंडिचर में आएगा नहीं, समथिंग इज कमिंग। इंश्योरेंस क्लेम हुआ, मशीन में आग लग गई इस कारण से। तो मशीन क्या है, मशीनरी जो है एक फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, मतलब ये कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट, फिक्स्ड एसेट या कैपिटल एसेट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो मशीनरी की डिस्ट्रक्शन हुआ है वो एक्सीडेंटल हुआ है। हम इंश्योरेंस क्यों कराए थे कि अगर ये कैपिटल ख़त्म हो जाए तो फिर हमें नया मिल जाए, है ना। तो इंश्योरेंस जो मिलती है वो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए एक बार पैसा मिलते हैं, ठीक है, समझ में आया। सो दैट इज, इट इज नॉट डेली बिजनेस के, डेली बिजनेस ऑपरेशन के लिए नहीं मिलता है, जैसे गुड सर्विस सेल करने के लिए। सो दिस शुड बी द कैपिटल एसेट। हमने
कोई कैपिटल एसेट हमारा खराब हुआ है, उसका हमने इंश्योरेंस करा के रखा है, वो इंश्योरेंस का पैसा देगा वो, सो दैट इज द कैपिटल एसेट, बिकॉज बाय यूजिंग दैट अमाउंट वी आर गोइंग टू परचेज दैट एसेट, सो कैपिटल रिसीट। ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर में क्वेश्चन पूछा था, दिस इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अब ये बोल रहे हैं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होता है। सी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हम लोग पिछले बार डिस्कस किए थे, आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं उसको प्रिपेयर कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, उसकी पॉलिसी जो है सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में लिखा हुआ है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में 3 एजम्पशन मानी गई है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 3 होती है। 1 इज द गोइंग कंसर्न, 1 इज द कंसिस्टेंसी, 1 इज द एक्यूरेल। ठीक है। गोइंग कंसर्न क्या होता है, इसके बाद कंसिस्टेंसी क्या होता है और एक्यूरेल क्या होता है, ये मनी मेजरमेंट, कंजर्वेटिव सब मैंने पढ़ाई हुई है। पिछले वीडियो देखेंगे आप तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, गोइंग कंसर्न हम पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाले में, कि गोइंग कंसर्न मतलब कि जो इंटरप्राइजेज है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपना ऑपरेशन फ्यूचर में भी जारी रखेगा, दैट इज द गोइंग कंसर्न। ठीक है। कंसिस्टेंसी, जो अप्रोच अभी अपनाया है, जो अकाउंटिंग पॉलिसी अभी अपनाया है, वही समय समय पे भी अपनाएगा, कंसिस्टेंसी। एक्यूरेल क्या होता है, एक्यूरेल जो है सो आपको थोड़ा नया टर्म लग रहा होगा, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। कोई भी रेवेन्यूज या कॉस्ट है ना, वो तब रिकॉग्नाइज नहीं होता है जब वो अर्न किए जाते हैं, जब उस पर पैसे मिलते हैं, वो तब होते हैं जब उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक चीज़ हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, मार्च में 10,000 रुपया का किसी को उधार दिया, सामान बेचा। यू सेल गुड्स वर्थ 10,000 रुपीज इन मार्च। वो बोला कि भैया हम अगले महीने पैसा दे देंगे, मतलब हम मार्च में हैं, अप्रैल में आई विल पे, अप्रैल में पे है। अब मुझे बताइए, एक्यूरेल अकाउंटिंग में ये 10,000 कहाँ पे लिखोगे, मार्च में लिखोगे या जब पैसा आएगा तब लिखोगे? पैसा कब आएगा, अप्रैल में, तो एक्चुअल कैश कब आएगा, अप्रैल में। बट तो एक्यूरेल अकाउंटिंग कहती है कि जिस दिन मार्केट में आपका सेल हुआ, ठीक है, उसी दिन आपको उसको लिखना है। मतलब यू हैव टू राइट द 10,000 एज रेवेन्यू इन मार्च, जब सेल हुआ है, व्हेन सेल मेड, तब नहीं जब हमको ये पैसा मिला है। पैसा हमको अप्रैल में मिला है, ठीक है, बट हम लोग मार्च में ही करेंगे, दैट इज द एक्यूरेल। एक और सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। तो रेवेन्यू का हो गया। मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आई 5,000 की इलेक्ट्रिसिटी बिल आया मार्च में। मार्च में आता होता है ना कि बिल पे करेंगे हम, अब अप्रैल में आप बिल पे करने जा रहे हो। सो एक्चुअल अकाउंटिंग में ये आपको 5,000 का एक्सपेंस कब लिखोगे, मार्च में लिखोगे, नॉट इन अप्रैल। कहने का अर्थ है कि जब पेमेंट करते हो तब नहीं, जब पेमेंट होता है तब। आप समझिए मेरी बात, जब आप पेमेंट करने जाते हो, जब एक्सपेंस इनकर्ड, मतलब बिल अभी आया है ना, तो अभी मेंशन करेंगे। समझ में आया? बेचे अभी है ना, तो अभी मेंशन करेंगे रेवेन्यू में। इट्स नॉट कि जब पैसा आएगा तब मेंशन करेंगे। जो चीज जब हो रहा है ना, उस समय मेंशन होती है। ऐसा नहीं कि उसका जैसे पेमेंट अगर अप्रैल का मई में आएगा तो मई में जाके करेंगे, है ना। आज सेल किया है तो आज का मेंशन आज में होगा। होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक्सप्लेन फिर से देख लेना, उससे भी नहीं होगा तो विल एक्सप्लेन इन जब अकाउंटेंसी का हम क्लास कराएंगे। अगला है कि इसमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस के बारे में डिटेक्ट नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं होगा। नाउ सी, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। देखिए, एक तरफ डेबिट होता है, एक तरफ क्रेडिट होता है, ठीक है, तो दोनों का मैच करता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों का मैच करता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि ये कब कब ऐसा होता है जब डिटेक्ट ही नहीं होता है, और कब कब ऐसा होता है डिटेक्ट नहीं होता। अब मुझे मेरी बात आप समझिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 300 रुपया जोड़ दिए गलती से, और यहाँ भी 300 रुपया कर दिए, दोनों जगह सेम अमाउंट अगर डेबिट और क्रेडिट में डाल दिए, तो क्या आपको बैलेंस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ओवरऑल बैलेंस शीट मिल जाएगा।
उसी को बोलते हैं कि डिटेक्ट नहीं होना। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज नॉट डिटेक्टेड बाई ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या हो गया एरर? डेबिट बराबर नहीं है क्रेडिट, तो मैथमेटिकल कुछ मिस्टेक्स हो सकता है, या एरर इन पोस्टिंग, जिसका कहीं से कहीं पे पोस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा मान लीजिए राम के नाम पे 50 रुपया का डेबिट है और उसको आप श्याम के नाम से कर दिए, उससे ओवरऑल में क्या ही फर्क पड़ेगा? समझ में आया? ठीक है, तो डिटेक्ट जो है सो 2 बार गलती कर देंगे तो वो भी जो है सो आपको नहीं होता है ना? तो ये चीज़ आपको समझ में रखना है। मिस्टेक जो है कहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे जैसे कि इस बुक का उस बुक में पोस्टिंग कर दी, सो दैट इज एरर इज नॉट डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस मतलब डेबिट और क्रेडिट का आपको चेक करना है कि वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखते 2 बार गलती करने पे 1 बार सही हो जाता है ना? कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? कह रहा है कि कैपिटल रिजर्व्स आर नॉर्मली क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कैन बी यूज्ड ओनली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन सा इसमें सही है? ये तो प्रोविजनिंग हमने पिछली क्लास में बात किया था कि प्रोविजनिंग वही होता है जैसे कि बैंक भी प्रोविजनिंग करती है। क्या प्रोविजनिंग करती है बैंक? कि हमारा लोन जब भी देती है तो कुछ पैसा रखती है कि इट माइट पॉसिबल कि लोन अगर मेरा ख़राब हो गया, बैड हो गया, तो उसके लिए उसको अलग से कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज रखा जाता है। ठीक है ना, कि इट माइट पॉसिबल कि देयर इज अ लॉस। उसी तरह प्रॉफिट से कुछ पैसे आपको रखा जाता है, उसको बोलते हैं प्रोविजन। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। विच वन इज करेक्ट? दिस इज द करेक्ट। अगला है कि एरर ऑफ कमीशन कौन सा नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन? ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, ये क्या हो गया? कमीशन नहीं होगा। ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, अधिक दिखा दी है। ठीक है ना, तो ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्रेडिट सेल्स टू रमेश, है ना, कौन सा? एरर ऑफ कमीशन नहीं है। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? एक चीज आप पहले समझ लीजिए कि एरर ऑफ कमीशन, अगर आपने अकर्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इनकरेक्टली, मतलब आप लिख तो रहे हो लेकिन गलत लिख रहे हो, है ना? तो अब देखो, ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, दैट इज द एरर ऑफ कमीशन, है ना? इट इज अ मिस्टेक इन टोटलिंग, तो दिस इज द एरर ऑफ कमीशन। क्रेडिट सेल्स टू रमेश क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, ये भी एरर ऑफ कमीशन है कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है बट रॉन्ग पर्सन के अकाउंट में। ठीक है, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ मशीनरी अकाउंट, ये भी एरर ऑफ कमीशन है कि बैलेंस इनकरेक्टली, एंट्री तो है ही ना। समझो, इस तीनों का एक चीज देखना कि आपने इसने एंट्री किया है, गलत एंट्री किया है, तो एरर ऑफ कमीशन कहता है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है बट गलत रिकॉर्ड करना है, लिखना है, ऐसा नहीं कि छूट गया कुछ भी। कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये रिकॉर्डिंग नहीं की, नॉट रिकॉर्डेड, तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, सारी एरर मैंने पढ़ाई हुई है, फिर से मैं जब अकाउंटेंसी का कराऊंगा तो मैं इसको बता दूंगा। समझ में आया आपको? एरर ऑफ ओमिशन हो जाती है कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड। मैंने क्या क्या कहा कि सर एरर ऑफ कमीशन वो होता है जिसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो करते हैं बट गलत रिकॉर्ड करते हैं। रमेश वाले सुरेश में चला गया, सुरेश वाले रमेश में चला गया, इसका वो अकाउंट में चला गया, सो दैट इज द वी आर रिकॉर्ड राइटिंग ट्रांजैक्शन बट इनकरेक्टली, सो दैट इज द। तो इन तीनों केस में आप लिख रहे हो क्रेडिट सेल रमेश क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, ओवरकास्टिंग सेल्स बुक, रॉन्ग बैलेंसिंग, यहां पे है नॉट रिकॉर्डेड, तो एरर ऑफ ओमिशन होता है अगर आपको कुछ में ट्रांजैक्शन, कोई पूरी तरह से ट्रांजैक्शन को छोड़ दिया तो दैट इज द एरर ऑफ ओमिशन। तो 2 एरर तो आप वैसे भी समझ गए। कंप्यूटर के क्वेश्चन पिछली बार अच्छे पूछे थे, है ना?
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कनेक्ट ए स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड इट्स एलिमेंट, कौन सा ऑपरेटर है जो स्ट्रक्चर वेरिएबल और उसके एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है? क्या वो डॉट ऑपरेटर है, या प्लस ऑपरेटर है, या माइनस है, या मल्टीप्लाई ऑपरेटर है? तो दिस इज द डॉट ऑपरेटर। सी और सी प्लस में जाइएगा, है ना, इंडिविजुअल मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आपको डॉट में किया जाता है। ठीक है, कौन सा टॉप डाउन लैंग्वेज मॉडल नहीं है? ठीक है, टॉप डाउन का मतलब क्या हो गया कि जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट इज द टॉप डाउन लैंग्वेज। ठीक है, तो सी हो, जावा हो, पास्कल हो, ये सब जो है सो टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच फॉलो करता है ना, बड़े वाले से छोटे छोटे धीरे धीरे, है ना। फोर्टेन जो होगा, फोर्ट्रान जो होता है, ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन, क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये बहुत पुराना 1950s में ये आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी IBM के द्वारा, है ना। तो इसमें नहीं है टॉप डाउन, बाकी सब में। अगला HTML पे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, है ना, इसकी एक सेपरेट क्लास हम लोग करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल लिंकिंग इन HTML? नेम, अलाइन, बॉडी, लिंक। तो ये इंटरनल लिंक्स जो होता है वो आपको स्पेसिफिक लोकेशन ये किया होता है ना। तो इसमें आपको नेम है, जिसमें आपको इंटरनल लिंक्स के लिए नेम एट्रीब्यूट्स कम आता है। ठीक है, अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट विद इन अ पीरियड? कौन सा, किस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं कि एक प्री डिटरमाइंड फिक्स टाइम में रिस्पॉन्ड करने के लिए? तो दैट इज द रियल टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपको प्री डिटरमाइंड टाइम में किसी इवेंट को रिस्पॉन्ड करने में काम आता है। ठीक है, अगला है कि ये दिया हुआ है और डेसिमल हेक्साडेसिमल है ना, इसको आपको क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पहले बनाते थे, है ना, 0 1 2 3, तो D इंटू 16 0 प्लस 6 इंटू 16 का पावर 1 प्लस A इंटू 16 का पावर 2 प्लस 5 इंटू 16 का पावर 3। ठीक है, अब D की पोजिशनल वैल्यू जो होती है वो आपको 13 और A की वैल्यू 10, है ना, 0 से 9 तक, है ना, फिर A का 10। तो D का 13 प्लस 6 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 256 प्लस 5 इंटू 4096, विच इज 20,480। अच्छा, इसका 20,480 होगा, टोटल जो होगा वो 23,149। दिस इज द, आसान है, बाइनरी। ये सारी इक्विवेलेंट का एक सेशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, दो लेंस है, +2 डायप्टर का और -5 2.5 डायप्टर का पावर दिया हुआ है, इसको कंबाइन करना है और कंबाइन करने पे ये लेंस कैसा होगा वो पूछ रहा है। सो P1 इज इक्वल टू +2D, फिजिक्स का क्वेश्चन है। P2 इज इक्वल टू -2.5D, और कंबाइंड पावर अगर बात करेंगे तो कंबाइंड पावर में दोनों लेंस P1 प्लस P2 ऐड हो जाता है, तो 2 प्लस -2.5 विच इज -0.5D। सो ये तो समझ में आ गया, पावर 0.5 है, लेकिन नेगेटिव पावर इंडिकेट्स दैट इट इज द कनकेव लेंस। सो आंसर शुड बी बी, नेगेटिव कनकेव लेंस, और पॉजिटिव जो होगा ठीक है, तो ये आपको आंसर नेगेटिव पावर है, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि फॉर एन इन इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच ऑफ वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कॉलिजन हो रही है इन इलास्टिक, है ना, तो इसमें पूछ रहा है कि कंजर्व क्या होगा, है ना। देखिए, इन इलास्टिक कॉलिजन है तो यहाँ पे मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना, मोमेंटम जो होगा वो हमेशा कंजर्व होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि कुछ जब टक्कर होगा, कॉलिजन होगा, तो कुछ जो है सो काइनेटिक एनर्जी हीट में, साउंड में, ये सब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोमेंटम तो ऑलरेडी ऑलवेज कंजर्व्ड, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, बिकॉज
टक्कर के बाद कुछ हीट जनरेट हो सकती है, कुछ साउंड होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एंड साउंड में। ठीक है। अगला है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सलेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है आपको u की वैल्यू, u इज द इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 0। फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सलेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। मतलब फाइनल, फिर शुरू में तो स्टार्टिंग में 0 रहता है, फिर फाइनल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो ये आपको 30 मीटर पर सेकेंड, पता है ना 5/18 से, है ना। टाइम की वैल्यू है 5 मिनट विच इज इक्वल टू 300 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि मीटर में ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन इन अटेनिंग द स्पीड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन। आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, और v की वैल्यू 30 है, u की वैल्यू 0 है, और a और 3 की वैल्यू 300 है। तो a की वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो एक्सलेशन की वैल्यू निकल गई। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो u क्या हो गया 0, तो u2 0 हो गया, हाफ एक्सलेशन कितना है 0.1, और टाइम कितना है 300 इंटू 300 से 150, तो ये 4500 मीटर इज द आंसर। दो फॉर्मूला लगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से एक्सलेशन निकाल दिए, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है। अगला है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एट इन्फाइनिटी। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है कॉनकेव मिरर के पास में इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। नाउ अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो जब भी अगर कॉनकेव मिरर को इन्फिनिटी पे रखेंगे, है ना, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकल पॉइंट पे, और इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनेगा। सो अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट द फोकल पॉइंट। सो दिस इज द आंसर। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कॉनकेव मिरर का एट इन्फिनिटी पे पूछा है तो फोकल पॉइंट पे रहेगा, तब इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। रियल इन्वर्टेड, देखिए एक चीज़ देखिएगा, रियल और इन्वर्टेड हर केस में रियल इन्वर्टेड बनता है सिर्फ जब हम लोग किसी वस्तु को फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रखते हैं तो वो वर्चुअल बनता है, अदरवाइज इन एवरी कंडीशन वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। नहीं तो बाकी कॉनकेव मिरर के केस में रियल और इन्वर्टेड बनता है, और कॉन्वेक्स में तो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनता है। समझ में आ गया। तो ये कंडीशन हम लोग याद रखेंगे कि फोकल पॉइंट और पोल के बीच में जब होगा तो इमेज जो बनेगा मिरर के पीछे बनेगा और वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, बाकी एवरी कंडीशन रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, और कॉन्वेक्स में तो वर्चुअल और इरेक्ट ही होगा। ओशियन एसिडिफिकेशन का कारण क्या है। सो ओशियन एसिडिफिकेशन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं उस कारण से होता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि जो समुद्र का वाटर होता है उसमें डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होकर बनाता है H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड। अब वो कार्बोनिक एसिड बना करके ओशियन की जो वाटर है, ओशियन वाटर की pH वैल्यू को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो उससे मरीन लाइफ जो होती है वो हार्म होती है ना, और वो जो स्केलेटन होती है, सेल्स होती है, वो सब होती है हार्म। तो दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो एब्जॉर्ब कर देता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है विच लोअर द वैल्यू ऑफ ओशियन वाटर, जिसके कारण मरीन लाइफ को हार्म होती है। अगला है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में ऑफ गवर्नर के बारे में कौन सा सही नहीं है। आपको पता होगा कि हमारे संविधान की आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बताई गई है। ठीक है ना। सो ठीक है, अब कह रहा है कि इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर एंड डज नॉट इंटेल द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। गलत। क्यों गलत है भैया? क्योंकि द गवर्नर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर डिस्क्रिशनरी नहीं होता है। दिस शुड बी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज रिटन इन आर्टिकल 213। तो ये जो बोल रहा है डिस्क्रिशनरी पावर है और कोई एडवाइस मिनिस्टर का नहीं लेना चाहिए, ये गलत है। नॉट ही पूछ रहा है तो पहला तो होगा ही होगा। दूसरा है तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज कन्फाइंड टू सब्जेक्ट इन ऑल द 3 लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। गवर्नमेंट जो गवर्नर जो है वो आपको सारे 3 लिस्ट में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्टेट लिस्ट, है ना,
एंड कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। क्लियर, ये भी सही है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है कि विथ रिगार्ड्स टू रिप्रेजेंसी विथ अ यूनियन लॉ रिलेटिंग टू द कंकरेंट सब्जेक्ट द गवर्नेंस ऑर्डिनेंस विल प्रिवेल नॉट विथ स्टैंडिंग repugnancy if the ordinance had been made in pursuance of instruction of the President of India। 254 आर्टिकल में जाइए, सेकेंड में लिखा हुआ है कि स्टेट लॉ इंक्लूडिंग ऑर्डिनेंस अगर कॉन्करेंट सब्जेक्ट में होगा तो वो प्रिवेल करेगा ओवर सेंट्रल लॉ, अगर ये प्रेसिडेंट का एसेंट से रिसीव कर जाएगा तो दिस इज टोटली राइट। तो हमसे रॉन्ग पूछ रहा है 1 2। कंकरेंट लिस्ट पे अगर ऑर्डिनेंस या कोई लॉ बनाया जाएगा तो सेंट्रल से स्टेट वाला प्रिवेल करेगा। अगला है क्यूरेटी पिटीशन के बारे में कुछ पूछ रहा है। इट कैन बी इंटरटेन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली, इट कैन बी इंटरटेन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट्स, दोनों के द्वारा इंटरटेन किया जा सकता है। तीसरा है सर्टिफिकेशन बाय ए सीनियर एडवोकेट इज नेसेसरी, अगर क्यूरेटी पिटीशन करना है तो सर्टिफिकेशन नेसेसरी होगा कि जो पिटीशन कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा 2002 के केस में ये कहा था कि इट माइट पॉसिबल कि भाई सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है, तो उसको गलती को सुधारने के लिए आपको रिव्यू पिटीशन जो है, अगर रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो गया फिर भी आप क्यूरेटी पिटीशन डाल सकते हैं। मतलब जजमेंट हुआ फिर यू कैन अप्लाई फॉर द रिव्यू पिटीशन, रिव्यू पिटीशन भी अगर रिजेक्ट हो गया तो आप जा करके फिर से एक बार क्यूरेटी पिटीशन डाल सकते हो विच इज इन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अगर हाई कोर्ट में ऐसा होगा तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो दोनों कोर्ट में नहीं है, इट्स ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट कोई नहीं माना तो हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, बट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अगर उसने कुछ भी फैसला दिया तो आप उसके रिव्यू के लिए डाल सकते हो। अगर आप रिव्यू में भी नहीं हुआ है ना, डिसमिस हो गया रिव्यू पिटीशन, देन यू कैन गो फॉर द क्यूरेटिव पिटीशन, बट दैट क्यूरेटिव पिटीशन मस्ट बी सर्टिफाइड बाय द सीनियर एडवोकेट, कि ऐसा हो कि ये वैलिड हो, ऐसा ना हो कि कुछ भी आप अप्लाई कर दोगे। सो दिस बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर राइट, 1 and 3 आर राइट। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज a nodal agency of government of India to formulate and monitor the country's economic policies and program that have a bearing on the domestic and international aspect of economic management। कहता है कि जितना भी इंटरनेशनल एस्पेक्ट का हो या डोमेस्टिक का हो, है ना, जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वही करता है। बिल्कुल सही बात है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आती है और इनका काम ही है कि जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी है, चाहे इंटरनेशनल फाइनेंस का हो या डोमेस्टिक का हो, ये सब देखती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है कि द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। यूनियन बजट का जो प्रिपरेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, इवन इंक्लूडिंग द रेलवे बजट, है ना, पार्लियामेंट में, वो आपको भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। तो दिस इज ऑल्सो राइट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही यूनियन बजट बनाता है जिसमें रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की एस्टिमेट्स होती है। ठीक है, सो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में कौन सा सही है ना। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हमारे संविधान के 243 ZD आर्टिकल में लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि 4/5 मेंबर्स जो DPC का होगा वो इलेक्टेड होगा। ठीक है, कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज से। ठीक है, 4/5। क्लियर। Now in case of district planning committee at least 4/5 of the members shall be elected by the elected members of the district level panchayat and of the municipalities in the district from amongst themselves, अपने आप में से elect होंगे। Their proportion would be in accordance with the ratio of urban to rural population of the district। Local मतलब कि आपको urban population और इसके ratio अपने आप में ये लोग जो है सो select करेंगे। So this is totally right। और 243 में ZE में मेट्रोपॉलिटन कमेटी की बात की गई है। इसमें लिखा हुआ है कि 2/3
of the members of the committee shall be elected by the elected members of the municipalities and the chairperson of the panchayats in the metropolitan area of amongst themselves. अपने आप में से चूज करेंगे. The proportion of the seat to be shared by them would be based on the ratio of the population of the municipalities and the panchayat in the area. उस एरिया में कितने मेंबर रहेंगे, कि कहाँ कितने म्यूनसिपलिटीज़ वाले रहेंगे, किसी पंचायत वाले चेयरपर्सन रहेंगे, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बांटेंगे. सो दोनों के दोनों सही है, बोथ 1 and 2. उसमें बस आपको 4th 5th और 2/3 याद रखना था, है ना. एक है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल. इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है. सो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया था, ठीक है. इसकी जो की स्ट्रैटेजी है उसमें है कि टू फॉस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, टू प्रमोट अफोर्डेबल इनोवेशन इन की सोशल सेक्टर, टू एम्पावर स्टार्टअप, टू इनकरेज यंग इन्वेस्टिगेटर्स फॉर एंटरप्रेन्योरियल एंड मैनेजरियल डेवलपमेंट इन एसएमईज इन बायोटेक्नोलॉजी. तो ये चारों के चारों जो है सो आपके इसके स्ट्रैटेजी में है ना. स्ट्रैटेजिक रिसर्च बायोटेक इंडस्ट्री में, इंडियन बायोटेक इंडस्ट्री में आपको इनोवेटिव रिसर्च के लिए ये आपको बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बनाया गया है. इसमें आपको 6 टोटल स्ट्रैटेजी है, उसमें 4 इसमें दिए हुए हैं. 5वां है कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को इंश्योर करेंगे, कॉमर्शलाइजेशन करेंगे. सो वी कैन राइट दिस थिंग्स ऑल्सो, ठीक है. होप आपको समझ में आएगा. दिस इज द साइट से मैंने ये दे दी है. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट. 1 से 60 तक हमने क्वेश्चन किए हैं. नेक्स्ट क्लास में 61 to 120 क्वेश्चन करेंगे. दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन. बड़ा सोचिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं. सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास वेयर वी विल डिस्कस 61 to 120 APFC 2023 की. देन फिर हम लोग ALC का करेंगे और फिर हम लोग लेबर लॉ की पूरी एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है. सो थैंक यू.